यस, फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज किया? यस और नो? यस और नो? अरे 1 हफ्ते हो गए भाई उस चीज को। रिवीजन हुआ है तो वो बताओ, नहीं हुआ है वही बताओ। किया रिवाइज्ड? गुड। नहीं किया? 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 नहीं? नहीं? थोड़ा सा? जरा भी नहीं? पूरा है थोड़ा? थोड़ा सा? थोड़ा सा? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नाउ चलो भाई, लास्ट टाइम स्टार्ट किया था हमने विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस क्या किया? फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी व्हाट वी मीन बाय राइट्स। राइट्स आर ऑल अबाउट दी एंटाइटलमेंट्स, ठीक है। अब हमने डिस्कस क्या किया कि ये जो भी हमारे एंटाइटलमेंट्स होते हैं ये हमारे रूल बुक के अंदर मेंशन्ड है, एंड दैट रूल बुक इज नोन एज योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर हमने बात की कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो फंडामेंटल राइट्स है कहां से लिए गए हैं? फ्रॉम दी बिल ऑफ राइट्स, जो कहां पे आए थे? यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देन वी डिस्कस्ड कि हमारे यहां पे जो भी टर्म हम यूज करते हैं रिगार्डिंग टू राइट्स, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। सो व्हाट वी मीन बाय फंडामेंटल, क्या डिस्कस किया था हमने? एक तो बेसिक्स है, ठीक है, और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है हमारे, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज योर फंडामेंटल राइट। फिर मैं ट्रेस किया कि आखिरकार ये जो भी फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट था, जो नोशन था, ये हमारे यहाँ पे आया कैसे? वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दी, याद है साइमन कमीशन, ठीक है, जो इंडिया में आया था इंडियंस के लिए रूल बनाने के लिए। हमने किया उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट, ठीक है। और उस प्रोटेस्ट के बाद एक कमेटी कौन सी फॉर्म होती है? मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप के अंदर, जो एक नेहरू रिपोर्ट क्रिएट करती है जहां पे राइट्स की बात हुई थी, ठीक है। फिर आगे चल के जब हमने स्ट्रगल जो किया ड्यूरिंग आवर एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, उसे ही प्लेस कहां मिला? इनटू आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नाउ व्हाई दीज राइट्स हैव बीन पुट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक वी डिस्कस्ड? क्योंकि जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं भाई, वहां पे इश्यूज क्या है कि दीज राइट्स कैन बी चेंज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इनको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज किया जा सकता है, इवन विद द इजीएस्ट मेथड, विद द इजीएस्ट मेथड। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना इतना इजी है क्या? नहीं, ठीक है। बिकॉज वी ऑल नो जो आपका आर्टिकल कौन सा है? 368, विच टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट। उसमें डिफिकल्ट प्रोसेस है, लाइक जब भी हम बात करते हैं कौन से टर्म की, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है क्या करने के लिए? फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए। दैट्स व्हाई इसे एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, किसको? फंडामेंटल राइट्स को। और इस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट किससे है ये? फ्रॉम दी ऑर्डिनरी राइट्स, ठीक है। और उसमें एक और चीज क्या था कि भाई अगर आपके फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? वायलेट, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू हुम? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो दैट वाज यूनिक एंड दैट इज हाउ कि हमारे यहां पे ये जो राइट्स हैं दे आर स्पेशल एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी ऑर्डिनरी राइट्स, ठीक है। फिर डिस्कस किया था हमने कि एग्जैक्टली कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें हमने स्टार्ट किया था विद द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अब राइट टू इक्वालिटी में फर्स्ट वी हैड विच वन? आर्टिकल 14, याद है डिस्कस किया था हम लोगों ने कि भाई सबके लिए लॉस क्या होंगे? इक्वल, ठीक है। और कंट्री में जो भी एक्टिविटी होगी वो लॉस के अकॉर्डिंग ही होगी, मींस व्हाट? रूल ऑफ लॉ भी रहेगा, ठीक है। एंड एवरीवन विल बी इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या था? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। बिकॉज वी ऑल नो कभी भी कोई भी सोसाइटी कंप्लीटली सेम हो सकती है क्या? नहीं। मतलब सोसाइटीज में डेफिनेटली डिफरेंसेस होंगे, ग्रुप्स बनेंगे, राइट। बट अगेन वो डिफरेंसेस कैसे होने चाहिए? रैशनल, राइट। लाइक इनकम बेस्ड ग्रुप्स बन गई। लेकिन अगर लेट्स से उन ग्रुप्स के लिए जो लॉज है, ठीक है, तो हर एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन पे वो लॉस क्या होंगे? इक्वली एप्लीकेबल। डिस्कस किया था हमने एग्जांपल इनकम टैक्स के बारे में, ठीक है। याद है हमने डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स में क्या होता है? मल्टीपल स्लैब्स होते हैं। तो जो पर्सन जिस स्लैब में आएगा, ठीक है, तो स्लैब में आने वाले सारे इंडिविजुअल्स जो होंगे उनके साथ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इक्वल। तो वो था सेकंड पार्ट, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर डिस्कस क्या किया हमने? आर्टिकल 15,
ठीक है, कि भाई किसी भी अगर हम बात करें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन नामों पे कोई भी होगा डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ना तो गवर्नमेंट करेगी ना तो लोग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई गवर्नमेंट जब भी कोई भी स्कीम्स या कोई भी बेनिफिट्स लाना चाहेगी, दे हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, नंबर वन। और नंबर टू, एज अ नॉर्मल सिटीजन इवन हम भी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, स्पेशली अगर बात किसकी हो, पब्लिक प्लेसेस की। किसकी बात हो, पब्लिक प्लेसेस की। ठीक है भाई, अगर कोई पॉन्ड है, कोई टेंपल है, तो वहां पे विजिट करने के नाम पे यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विद शेड्यूल कास्ट, विद वुमेन्स। बीच में इशू आया था शनि मंदिर नासिक कि जो वुमेन पिलग्रिम्स हैं उनको वहां पे एंट्री अलाउड नहीं थी, तो क्या माना गया उसको, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15। सेम गोष्ट सबरीमाला केस केरला, राइट। तो उस तरीके से वो आर्टिकल 15 के एग्जांपल्स हो गए। देन यू हैव आर्टिकल 16 कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर गवर्नमेंट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ठीक है, बट वी ऑल नो कि इनके एक्सेप्शंस कौन से हैं, रिजर्वेशंस। क्या है वहां पे वो, रिजर्वेशन, बिकॉज वी ऑल नो क्या रिजर्वेशन अपने आप में कोई प्रिविलेज है क्या, नहीं। रिजर्वेशन इज जस्ट टू एंश्योर व्हाट, इक्विटी। जब इक्विटी एंश्योर होगी तभी क्या एंश्योर होगा, इक्वालिटी। ठीक है, तो लास्ट हम बात किया था आर्टिकल 17, वी ऑल नो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और रिमेंबर ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अनटचेबिलिटी सारे फॉर्म्स में, सारे सर्कमस्टांसेस में क्या है, इलीगल, राइट। एंड एट द एंड वी हैव अ एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, राजा, नवाब, चौधरी। ठीक है, ऑल दोस टाइटल्स क्या होंगे, एबोलिश्ड। बस दो टाइप के अलाउड होंगे, कौन कौन से, एजुकेशनल एंड मिलिट्री। ठीक है, फिर हम आए ऑन द फर्दर राइट टू फ्रीडम वाले आर्टिकल्स के ऊपर। क्या डिस्कस किया, आर्टिकल 19 जिसमें क्या था आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशंस, मूविंग फ्रीली अक्रॉस द इंडिया, रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और कोई भी अपने चॉइस का ट्रेड या ऑक्यूपेशन चूज करना। बट वी ऑल नो क्या ये ऑल राइट्स आपके एब्सोल्यूट हैं क्या, नहीं, यहां पर क्या है, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या थे भाई, वी ऑल नो अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कर रहे हो चीजों को रियलाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड नॉट बी हेट स्पीच। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट वो लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट करना नहीं चाहिए। दूसरा कि जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं ये उनके अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम किस पे आ गए, पीसफुली असेंबली पे। ठीक है भाई, वेपन्स के साथ नहीं, पीसफुली असेंबल होना एंड फॉर पीसफुल पर्पस, फॉर पीसफुल पर्पस। आपने भीड़ बना ली किसके लिए, किसी को पीटने के लिए, मॉब लिंचिंग वाली जो एक्टिविटीज होती हैं, या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का काम ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो असेंबली क्या होगी, अनलॉफुल। ठीक है, देन फॉर्म करना एसोसिएशन। रिमेंबर एसोसिएशन को फॉर्म करना राइट्स है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन पाना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों, बिकॉज भाई हर एक चीज को फॉर्म करने के क्राइटेरियाज होते हैं, तो जब वो आप फुलफिल करोगे देन ओनली यू विल गेट रजिस्टर्ड। फॉर्म करने जाओ, नो इशू, वो आपका फंडामेंटल राइट है। देन वी नो मूव फ्रीली। भाई इसमें क्या था भाई, जो भी हमारे यहाँ पे शेड्यूल एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं आपके, वहां पे चाहिए होता है इनर लाइन परमिट। ठीक है भाई, जो वहां का ट्राइबल और जो उनका कल्चरल कंसर्न है, ड्यू टू दैट सेम गोज फॉर योर रिजाइडिंग एंड एट द एंड प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन। लेकिन यहां भी क्या था भाई, वो प्रोफेशन क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली लीगल। एंड नंबर टू, गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर के ऊपर अपना मोनोपोली डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, और इवन इसमें एक और आती है चीज, देखो भाई अगर आपको कोई भी अडॉप्ट करना है प्रोफेशन, और उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। मुझे बनना है अकाउंटेंट, ठीक है, एग्जाम नहीं देना सीए का, बट आई वांट टू बी अ अकाउंटेंट। तुम क्या क्लेम करोगे, अपना आर्टिकल 19 का फंडामेंटल राइट? नहीं, लेकिन यहां पे दिया है ऑलरेडी एक्सेप्शंस कि जिन भी ऑक्यूपेशंस के लिए क्या स्पेसिफाइड है, एलिजिबिलिटी, वो पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही यू कैन चूज भाई वो ट्रेड को, वो ऑक्यूपेशन को। ठीक है, देन हम किस पे, आर्टिकल 20 पे, प्रोटेक्शन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। याद है, नो डबल जीओपार्डी, कि एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं होगा। बट अगेन सिर्फ किस कॉन्टेक्स्ट में, जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट में, राइट। हाँ, अगर आपने कोई क्राइम किया हुआ है,
और आपके ऊपर डिपार्टमेंट का भी एक्शन हो रहा है, हो सकता है, ठीक है। देन नो एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब क्या कि भाई आपको किसी भी ऐसे क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा जो पहले से क्रिमिनलाइज्ड नहीं है। लाइक बात किया डाउरी के बारे में कि बिफोर 1961 डाउरी क्राइम था क्या? नहीं। क्राइम कब बना? वो 1961 से। तो उसके बाद से ही क्राइम होगा। वो जिन लोगों ने वो एक्टिविटी पहले की होगी उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या था? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, कि भाई किसी को भी आप फोर्स नहीं करोगे अपने अगेंस्ट ही एविडेंस बन जाए कोर्ट के अंदर। हाँ, सिर्फ क्या आप उनसे मांग सकते हो? उनके फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, डीएनए सैंपल्स वगैरह, बस वो ले सकते हो आप। देन वी हैड आर्टिकल 21, सबसे ब्रॉडेस्ट, ठीक है, किसकी बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर 21A क्या था? राइट टू एजुकेशन। एंड देन आर्टिकल 22, जब आपको अरेस्ट कर लिया जाए, वी ऑल नो दो टाइप के अरेस्ट थे, कौन कौन सा? प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव कब होता है? क्राइम करने के बाद, और प्रिवेंटिव कब होता है? क्राइम करने के पहले, इन एन एंटिसिपेशन कि भाई आपका बाहर रहना क्या है, खतरनाक है, तो उसमें जो भी अरेस्ट होगा, ठीक है। फिर हमने किसकी बात की थी? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। 23 किसकी बात करता है? नंबर 1 रिगार्डिंग टू योर ह्यूमन ट्रैफिकिंग फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा क्या था यहां पे? फोर्स्ड लेबर, इसमें हमने बात की थी बॉन्डेड लेबर, बेगारी, ठीक है, वो सब भी इसमें था इंक्लूडेड। एंड आर्टिकल 24 क्या बोलता है? रिगार्डिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। बट वी ऑल नो कि इवन जो हमारे यहां पे लीगल एज कौन सी है? 14, कि 14 से नीचे यू कैन नॉट बी इंडल्ज इन एनी ऑक्यूपेशन। इसके भी हमारे पास एक्सेप्शंस है। किन किन कॉन्टेक्स्ट में? स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड योर फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शंस थे हमने उसकी बात की थी, ठीक है। पता है इसका भी एक्सेप्शन है एक। लेट्स से अगर इमरजेंसी टाइम्स में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके ऊपर कोई इमरजेंसी डाल दे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हमने कंडक्ट किया था सिंदूर ऑपरेशन, ठीक है, अगर उस टाइम पे अगर फुल फ्लेज वॉर हो जाता तो गवर्नमेंट आपको बोल सकती थी कि भाई आप लोग बाहर आइए, ठीक है, और गवर्नमेंट को हेल्प कीजिए। लेट्स से पुलिस को कहां भेज दिया? बॉर्डर लड़ने के लिए, तो जो भी इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? सिटीजन्स। उस टाइम पे यू कैन नॉट डिनाई कि मुझे काम नहीं करना, यू हैव टू डू इवन इफ इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो क्या है उसका एक्सेप्शन, कि गवर्नमेंट चाहे तो, ठीक है, बट अगेन कैसे? पार्लियामेंट के अंदर प्रॉपर लॉ बना के गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी कैन कॉल फॉर दीज सर्विसेज, राइट। देन फिर क्या था? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, डिस्कस किया था हमने आर्टिकल 25 को, कि कैसे एक इंडिविजुअल, ठीक है, भाई जो भी वो बिलीफ रखना चाहे, ठीक है, वो रख सकता है, दैट इज राइट टू कंसाइंस, ठीक है, वो उस चीज को डिक्लेयर कर सकता है ओपनली कि यस आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन। वो उसके साथ जो भी एसोसिएटेड रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो सेलिब्रेट कर सकता है। एंड एट द एंड वो अपना जो रिलीजन है वो दूसरों को बता सकता है, लेकिन इसमें फोर्सफुल जो कन्वर्जन होता है वो शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसे कन्वर्ट कराना है फोर्सफुली, कुछ बोलते ना लालच देके, ग्रीड देके, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। और इवन ये जो आपका राइट है कब होगा रेस्ट्रिक्ट? जब इस राइट से किसी का फंडामेंटल राइट्स क्या हो? वायलेट हो रहा हो। देन आर्टिकल 26 कि हर रिलीजियस ग्रुप को जो उनकी रिलीजियस प्रॉपर्टी और अफेयर्स है उसको ग्रुप बना के मैनेज करने की अथॉरिटी है। देन वी हैव आर्टिकल 27, ठीक है, जो क्या बोल रहा था? भाई हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता फॉर रिलीजियस पर्पसेस के लिए, और लेट से गवर्नमेंट यूज करती है, सो दे आर गोइंग टू यूज इट फॉर एवरी रिलीजन इक्वली। हाँ, अगर गवर्नमेंट रिलीजियस प्लेसेस पे कुछ क्या लगाती है? फीस, वो अलाउड है, इट इज जस्ट टू मेक कि वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल रहे। एंड एट द एंड वी हैव आर्टिकल 28, हमने बात की थी कि भाई किस तरीके से अलग अलग टाइप ऑफ स्कूल्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे या नहीं, उसके रिगार्डिंग रूल्स थे। या गवर्नमेंट स्कूल्स कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। वो स्कूल जो ट्रस्ट फॉर्म करता है बट कौन चला रहा है? गवर्नमेंट, तो वहां पे अलाउड हो जाता है। जो ऐसी ग्रुप है जो रिलीजियस तो नहीं है, ठीक है, फॉर्म किया हुआ है और गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, तो वहां पे बच्चों का कंसेंट, मतलब पेरेंट का कंसेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो बात की थी हम लोगों ने। तो आर्टिकल 28 तक लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब किस पे आते हैं?
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। पता ये वाला राइट्स अभी बहुत न्यूज में था इन रिगार्ड्स टू महाराष्ट्र स्पेशली। कौन सा वाला? आर्टिकल 30। आर्टिकल नहीं भाई, कहां लेके जा रहा है? FYJC एडमिशंस आते हैं उसके ऊपर, वो क्या इशू हुआ वहां पे, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल 29 क्या बोल रहा है यहां पे? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट। देखो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि 29 एंड 30 इज फॉर माइनॉरिटीज ना, 29 इज फॉर एवरी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, इट इज नॉट जस्ट फॉर माइनॉरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है भाई, जो मराठी स्पीकर्स हैं इन महाराष्ट्र, क्या ये माइनॉरिटी के अंदर है क्या? नहीं, लेकिन अगेन ये एक स्पेसिफिक ग्रुप तो है ना, राइट। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है कि हर एक ग्रुप, चाहे वो कल्चरल हो चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, ठीक है, वो अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर और अपने स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करके रख सकता है। क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 29 क्या सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है क्या? नहीं, इट इज फॉर एवरी सेक्शन, ठीक है, जिनकी जो लैंग्वेज हो, जिनकी जो कास्ट हो, जिनका जो कल्चरल एरिया जहां से बिलोंग करते हो, ये उन सबके लिए माना जाएगा। बट व्हेन यू कम टू आर्टिकल 30, ये किसके लिए स्पेसिफिकली? ओनली फॉर किस टाइप के माइनॉरिटीज? दो टाइप के हमारे यहां माइनॉरिटीज, कौन कौन से? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। कौन सा? लिंग्विस्टिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई, इसका तो हम जानते हैं मतलब, व्हाट वी मीन बाय रिलीजियस माइनॉरिटीज, बट यहां भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। राइट नाउ देखो, इनके साथ राइट्स क्या है कि ये चाहे तो अपना क्या फॉर्म करें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज क्या है कि इन इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। जो जो इंस्टीट्यूट्स कौन सी होती हैं? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स, उनमें रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। और साथ साथ इनके पास एक और चीज क्या होती है? ऑटोनॉमी, ठीक है, कि वो अपना जो इंटरनल मैनेजमेंट है, कैसे ऑपरेट करना चाहते हैं, दे आर कंप्लीटली फ्री फॉर इट, ठीक है। इवन इनका अपना अलग से क्या होता है? एडमिशन प्रोसेस भी अपना अलग रख सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ये तो इनका राइट्स है, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई सबसे मेन क्वेश्चन ये आया कि इन रिसेंटली महाराष्ट्र, ठीक है, व्हाट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट सेड टू ऑल, जितने भी हैं जूनियर कॉलेजेस, उनको कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा? SC ST और OBC, इन सब के लिए सीट रिजर्व करनी पड़ेगी। बट इफ यू सी इन महाराष्ट्र, हर दूसरा कॉलेज क्या है? माइनॉरिटी कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? माइनॉरिटी। गुजराती माइनॉरिटी है, सिंधी माइनॉरिटी है, कैथोलिक माइनॉरिटी है, राइट। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जो थे कॉलेजेस, उन्होंने क्या बोला? वी कम्स अंडर आर्टिकल 30। हमें क्या मिला हुआ है? एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का ये आया था रेगुलेशन, वो क्या था? कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पता है इसीलिए अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है 11th वालों की, राइट। बिकॉज 24 जून को जाके महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्री हुआ विद द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट कि हाँ ठीक है, सही बात थी कि इन इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन नहीं होगा, ठीक है ना। देखो हमारे यहाँ पे होता क्या अक्रॉस द इंडिया की, जो ये वाली है कौन सी? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लाइक गुजराती है, सिंधी है, ये सब कौन है आपकी? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो हमारे यहाँ पे कैसा है कि स्टेट लेवल्स पे तो इनको क्या मिल गया? प्रॉपर रिकॉग्निशन, ठीक है, लेकिन किसको नहीं मिला आज तक रिकॉग्निशन? सेम रिलीजियस माइनॉरिटीज को। व्हेनेवर यू से हिंदूज आर इन अ मेजॉरिटी, बट नॉट इन एवरी स्टेट, बट नॉट इन एवरी स्टेट। हाँ, एट द नेशनल लेवल वी आर इन मेजॉरिटी एज अ हिंदूज, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, स्टेट ऑफ पंजाब, राइट, पंजाब में कौन है मेजॉरिटी में? सिख। नॉर्थ ईस्ट में इट इज मोस्टली क्रिश्चियंस, नो, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि आज भी सवाल यह उठता है कि रिलीजन लेवल पे क्या
स्टेट लेवल पे माइनॉरिटीज डिक्लेयर हो सकता है या नहीं? ठीक है, ये आज भी क्वेश्चन डिबेटेबल है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वर्डिक्ट, राइट, कि स्टेट लेवल पर भी क्या हो सकती हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है, एक्चुअल में उस कॉन्टेक्स्ट में आया था जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग, बिकॉज इन जेएन के हिंदूज भी क्या है, माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये एक मेन इसमें कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग टू द रिलीजियस माइनॉरिटीज के केस में। दूसरा ये बहुत बार सवाल आता है, देखो यार जो आपकी यूजीसी है, सुना है इसके बारे में? यूजीसी सुना है? हाँ, क्या है? एनीवन? वेरी गुड। अरे भाई, जो मुंबई यूनिवर्सिटी है उसको अप्रूवल कौन देता है? यूजीसी। ठीक है, अब देखो यूजीसी क्या करता है बताए, टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड करता है रिलीज, कि जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, भाई क्या होगी इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था, दीज कॉलेज क्लेम्ड व्हाट, ऑटोनॉमी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नहीं भाई, जो क्वालिटी मेंटेन रखने के स्टैंडर्ड्स हैं वो सबके लिए क्या होंगे, यूनिफॉर्म अक्रॉस द इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी कॉलेज, ठीक है, इन अ टीचिंग डिपार्टमेंट, मिनिमम क्या है कंडीशन, नेट क्वालिफिकेशन, राइट, मिनिमम नेट, और उसके अलावा क्या हो सकता है वो, पीएचडी। ठीक है, तो बीच में दीज कॉलेजेस क्लेम्ड व्हाट, कि भाई हमें इस मामले में क्या चाहिए, एग्जेम्पशंस, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नहीं, ऑटोनॉमी है, बट देन अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी रूल्स होंगे वो पूरे कंट्री में क्या होंगे, यूनिफॉर्म, वो डिफर नहीं करेंगे, नंबर वन। ठीक है, और एक और इशू आया कब, जब एक एग्जाम इंट्रोड्यूस होती है, CUET, सुना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब भाई इसमें अगर तुम देखो, ये नाम सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके अंदर एक कॉलेज है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, वो कॉलेज कौन सा है, माइनॉरिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, सबने रेस कर दिया वहां पे क्वेश्चन कि भाई हमें क्या मिला हुआ है, आर्टिकल 30 के अंदर ऑटोनॉमी। ठीक है, बट स्टिल गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया उनके ऊपर, CUET के लिए, कि भाई मैंडेटरी है कि यू हैव टू एनरोल द स्टूडेंट्स ओनली थ्रू द CUET। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने ये बोला, यू ऑल आर व्हाट, एन एडेड इंस्टीट्यूशन, मींस व्हाट, फंडिंग कहां से मिल रही है, गवर्नमेंट से, सो यू आर बाउंड टू इट। ठीक है, बट रिमेंबर, कल को अगर ये लोग वापस कहां करें इसको चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इसको किसी और वे में इंटरप्रिटेट कर दे, तो पॉसिबली है ये लोग कहां से बाहर हो जाएंगे, CUET से, और अपना सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। समझ में आया? तो दैट इज हाउ आर्टिकल 30 वर्क्स। ठीक है, कि डेफिनेटली हर जो आपका कौन सा ग्रुप है, माइनॉरिटीज का, उनको अलाउड है। नाउ व्हाई इट वाज अलाउड, देखो मेन क्या हुआ, व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, 80% कौन थे इंडिया में, हिंदूज। तो मेन कंसर्न यही आया कि वो जो डिफरेंस आया कौन सा, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटीज, बिकॉज पॉसिबिलिटीज थी कि माइनॉरिटीज कैन गेट डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है भाई, इन द अदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर, राइट। दूसरा कि भाई जो इनके वैल्यूज हैं, किसके, माइनॉरिटीज के जो प्रोमिनेंट वैल्यूज हैं, क्या उनका वहां पे टेक केयर किया जाएगा या नहीं, ये भी श्योर नहीं था। तो क्या बोला, कोई इशू नहीं, even the minorities will have a right to establish their own educational institutions। ठीक है, और इन्हें क्या मिलता है स्पेशल राइट, नंबर वन, रिजर्वेशन नहीं करना होता है, और रिमेंबर दे कैन रिजर्व 50% तक की सीट्स उस कम्युनिटी के लिए जिससे वो बिलोंग करते हैं। समझ में आया? लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो 50% ऑफ सीट्स कैन बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स, लाइक दिस। ठीक है, पता बीच में क्या स्टार्ट हुआ, मिस यूज ऑफ दिस आर्टिकल, किसका, आर्टिकल 30 का। क्योंकि होता क्या है, अगर वो SC ST OBC को प्रोवाइड करते रिजर्वेशन, फीस भी कम करनी पड़ती है। अगर किसी को ना आजकल स्टार्ट करना होता है इंडिया में कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वो किसे पकड़ता है पता है, किसी माइनॉरिटी वाले बंदे को,
कि ये कॉलेज तेरे नाम से क्या होगा, रजिस्टर्ड, राइट, बिकॉज वंस इट इज रजिस्टर्ड ऑन योर नेम, ऑटोमेटिक क्या होगा, रिजर्वेशन कैंसल आउट। समझ में आया? एंड यू विल गेट अ ऑटोनॉमी। ठीक है। और एक सुना होगा राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, सुना है? राइट टू प्रॉपर्टी क्या था ये, और अभी भी ये राइट है या नहीं है हमारा? राइट है, बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। बट रिमेंबर, फॉर दीज पीपल, फॉर द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आज भी वो राइट चलता है, एक इनके लिए और एक फार्मर्स के लिए, कि जब कभी भी अगर गवर्नमेंट इनका लैंड प्रोक्योर करती है तो उनको प्रॉपर कंपनसेशन देना क्या है, इन लोगों का फंडामेंटल राइट है। कि अगर इनकी लैंड जाती है कभी भी, लेट से कहीं से हाईवे बन रहा है, और अगर वहां पे लैंड किसकी है, यूनिवर्सिटी की, और वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी, ठीक है, और गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, तो क्या होगा, उन्हें प्रॉपरली कंपनसेट करना पड़ेगा। देखो, कंपनसेशन पाना इंडिया में राइट सबका है, बट फॉर अदर्स इट इज लीगल राइट। क्या है वो, लीगल राइट। बट फॉर द माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस एंड द फार्मर्स इट इज व्हाट, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 31 के अंदर, 31 में ए बी सी सुना होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है। तो उसमें ये राइट्स होते हैं प्रोटेक्ट। तो इनके पास एक और एडवांटेज क्या होता है कि ड्यूरिंग द लैंड एक्विजिशन, ठीक है, फेयर कॉम्पनसेशन अचीव करना इनका फंडामेंटल राइट है आज भी। तो ये तीन इनके पास क्या होती हैं, स्पेशल राइट्स। किसके पास, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के पास, राइट। बट अगेन कॉम्प्रोमाइज क्या नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। लाइक यूजीसी हो गया, एक और बॉडी है AICTE, सुना है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कि जितने भी हमारे यहां पे ऑपरेट होती हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस, दे मस्ट हैव अप्रूवल ऑफ AICTE और DTE, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। समझ में आया? तो उन सब का वो मैंडेटरी है, जस्ट टू मेंटेन व्हाट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है। नाउ रिमेंबर, हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एग्जैक्टली सिर्फ कहां तक हैं, आर्टिकल 30 तक ही है सिर्फ। व्हाई? बिकॉज 31 जो था इट वाज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, वो हो चुका है एबोलिश, ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट के साथ में। तो 31 में ABC जो है ना, वो एक्चुअल में एक्सेप्शंस हैं। क्या है वो, एक्सेप्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि किन किन सिचुएशंस में फंडामेंटल राइट्स के लाइक इसको सप्रेस किया जा सकता है, बट अगेन इन लॉजिकल वे। तो इसके बाद जो हमारा एक फंडामेंटल राइट आता है वो कौन सा आता है, 32। ठीक है। होता क्या है भाई, देखो मैं बोलूं आपके पास सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, बट व्हाट इफ कि जब भी आप उस चीज को करने जाओ कोई आके आपको रोक दे वहां पे, या आपकी जो एक्टिविटी से कर दे उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट, क्या कर लोगे? कोई मतलब हुआ फिर उस राइट्स का, कि आपके राइट्स कोई आए और कर दे ऑब्स्ट्रक्ट एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो जहां भी वो राइट्स मेंशन्ड है वो राइट्स एक्चुअल में है क्या, नहीं, इट इज जस्ट थियोरेटिकल ऑन पेपर। तो होना क्या चाहिए कि भाई अगर राइट्स दिया गया है, ठीक है, तो साथ साथ क्या होना चाहिए उसके लिए, रेमेडीज, कि इन केस कल को अगर क्या हो जाए वो राइट्स वायलेट, ठीक है, तो वो रिस्टोर कैसे होंगे। एक्चुअली इट मेक दीज राइट्स व्हाट, स्ट्रॉन्गर एंड इफेक्टिव। मतलब ये मान लो विदाउट आर्टिकल 32 सारे फंडामेंटल राइट्स यूजलेस है। क्या है वो, यूजलेस। बिकॉज तुम करो ना इमेजिन, तुम्हारा FR वायलेट हो जाए और आपके पास कोई प्लेस है ही नहीं अपील करने के लिए, समझा? तो उस केस में उनका कुछ वैल्यू बचता है क्या, नहीं। तो ये वैल्यू कहां से आती है, आर्टिकल 32 से। ठीक है। अब ये आर्टिकल बोलता क्या है कि भाई देखो, अगर आपका कोई भी FR वायलेट हुआ, सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू हुम, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट जाना भी आपका अपने आप में क्या है, एक फंडामेंटल राइट, नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है। तो इस तरीके से भाई एक तो ये बना दिया। नाउ रिमेंबर, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप कहां जाओ हमेशा, सुप्रीम कोर्ट। यू कैन ऑल्सो गो टू द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226। बट रिमेंबर,
आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट है क्या आपका? नहीं। तो अगर हाई कोर्ट चाहे दे कैन डिनाई योर एप्लीकेशन, दे कैन डिनाई योर एप्लीकेशन, बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट, क्योंकि वो आपका क्या था? फंडामेंटल राइट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है हमेशा पता है, लाइक दोज हु रीचेस देयर ना, सुप्रीम कोर्ट सेज कि आप पहले कहां जाओ? हाई कोर्ट में, फिर हमारे पास आ जाओ। हाँ, अगर हाई कोर्ट से इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वर्डिक्ट देन यू कैन कम हियर, बट डू फॉलो दिस प्रोसेस। कौन बोलता है? सुप्रीम कोर्ट। नॉट इन ऑल केसेस बट इन सम ऑफ द केसेस उनका ऐसा आया है वर्डिक्ट हमेशा से। ठीक है, तो अब आर्टिकल 32 अपने आप में क्या है? एक फंडामेंटल राइट, कि मतलब अगर आपके राइट्स वायलेट हो जाए तो कोर्ट तक लेके जाना भी आपका क्या है? वो अपने आप में फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब इस रिगार्डिंग भाई सुप्रीम कोर्ट के अपने राइट्स क्या है? और रिमेंबर ये राइट सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों दिया गया है? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट या कहें तो जो हमारे यहां पे ओवरऑल क्या है जुडिशरी, वो क्या है? इंडिपेंडेंट। वो क्या है? इंडिपेंडेंट। मीन्स व्हाट? कि भाई जो भी आपके जजेस हैं, ठीक है, जो भी कौन है? जजेस। ठीक है, उन जजेस के ऊपर कोई है क्या प्रेशर? बिकॉज रिमेंबर इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस जहां फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं ना, गिल्टी कौन है? गवर्नमेंट खुद। गिल्टी कौन है? गवर्नमेंट खुद गिल्टी उस काम के लिए, राइट? लाइक किसी को फोर्सफुली अरेस्ट कर लेना और 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट सामने पेश ना करना। समझ में आ रहा है? तो मैनी टाइम पुलिस और दी अदर जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस वगैरह होती है ना, वही रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। तो अब इशू यही था ना कि अगर जजेस भी क्या हो जाएंगे अगर बायस्ड, तो ये जो आपका राइट था कुछ मतलब है क्या इसका? नहीं। तो ये तभी होगा इंश्योर जब आपकी जुडिशरी क्या होगी? इंडिपेंडेंट। जब जजेस के ऊपर कोई भी ना तो होगा प्रेशर, ठीक है, और ना ही कोई होगा फेवर, देन ओनली दे कैन वर्क इन अ अनबायस्ड वे। और तब क्या होगा इफेक्टिव आपका आर्टिकल 32। नाउ व्हेन आई से कि इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी, इट मींस व्हाट? इंडिपेंडेंट अगर बोलता हूं जुडिशरी है, इट मींस व्हाट? कैसे इंडिपेंडेंट है वो? वो तो भाई उसका तो मतलब हो गया ना कि वो इंडिपेंडेंट है, मतलब अनबायस्ड है। आई एम आस्किंग यू ऑल, कैसे वो इंडिपेंडेंट है ये बताओ, वो फीचर्स। यस, बैक बेंचर्स। Sir, there will be the collegium process for appointment. नंबर 1 अपॉइंटमेंट प्रोसेस। कौन सा? अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ठीक है भाई, जजेस का अपॉइंटमेंट खुद कौन रिकमेंड करता है? जजेस। ठीक है, हालांकि अपॉइंट कौन करने वाला है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट किसके रिकमेंडेशन पे? ग्रुप ऑफ जजेस विच इज ऑल्सो नोन एज योर कोलेजियम। नंबर 1, तो कहीं अपॉइंटमेंट में कहीं गवर्नमेंट का या फेवरेटिज्म नहीं। ठीक है, नंबर 2 भाई जो भी इनके क्या होती हैं सैलरीज वगैरह, ठीक है, इन सैलरीज पे कभी भी पार्लियामेंट वोटिंग नहीं कर सकती। जो वो सैलरी है एनी हाउ उतना फंड से आपको निकाल के वहां देना होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? फंड्स चार्ज्ड ऑन CFI। व्हाट इज CFI? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। रिमेंबर जो भी हम फंड्स पे करते हैं किसको? सेंटर को, वो सब कहां जमा होता है? CFI के अंदर। और इस CFI से गवर्नमेंट तभी पैसा निकाल सकती है जब वोटिंग कहां हो? पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अगर वो फंड कैसा हो? चार्ज्ड ऑन, तो इवन इस पे तो पार्लियामेंट भी वोटिंग नहीं कर सकता। और इनकी सैलरीज जो होती है किसकी? जजेस की, वो क्या है? चार्ज्ड ऑन CFI। मतलब ये अच्छा नहीं दे रहा आजकल वर्डिक्ट, सैलरी कम करो इसकी, दे कैन नॉट डू। इवन जजेस का एक बार अपॉइंटमेंट हो जाए तो उस अपॉइंटमेंट के बाद जो उनकी क्या है सर्विस कंडीशंस, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। इट कैन नॉट बी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल कोई अच्छा CGI आ जाए और खतरनाक दे रहा है वर्डिक्ट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्या बोलेंगे? अरे भाई इसकी एज कितनी है अभी? 61 ईयर। कब तक बैठेगा ये वहां पे? 65 ईयर्स तक। कल का अगर अपन रिटायरमेंट एज चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट 62, होगा एप्लीकेबल, बट किससे? अगले CGI से। किससे एप्लीकेबल होगा?
नेक्स्ट सीजेआई, जो एक बार जिस कंडीशन में अपने ऑफिस में आ चुका है उसका वो सर्विस कंडीशन चेंज होने वाला नहीं है। मतलब एनी हाउ तुम ब्लैकमेल नहीं कर सकते इस बंदे को यार। क्लियर हुआ? ठीक है। फिर अब आता है एक और चीज, जजेस का रिमूवल। ठीक है भाई, एक और ऑप्शन है ना कि यार उसको हटा दो उसके पोस्ट से, ऑटोमेटिक अपना काम खत्म। बट हमारे यहां पे रिमूवल का प्रोसेस भी क्या अपने आप में एकदम कॉम्प्लेक्स, कि इट इज नॉट दैट इजी कि आप किसी भी जज को उठा के बाहर कर दो वहां से। समझ में आया? और इनको एक और क्या है पता है प्रोटेक्शन? नहीं, वेट वेट वेट, सबसे मेन चीज ये है कि जजेस या सुप्रीम कोर्ट में जो भी एक्टिविटीज होती है इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। कहां पे? पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ कि भाई इनके साथ क्या इंश्योर किया गया है? इंडिपेंडेंस, कि ये अनबायस्ड विदाउट एनी प्रेशर अपना काम कर सकते हैं। क्यों पता है? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का मामला कहां डिस्कस हो जाए? पार्लियामेंट में, तो लोग क्या करेंगे? बैठ के पॉलिटिक्स, और पॉसिबली इन दैट पब्लिक प्रेशर सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी क्या प्रोवाइड की गई उनको वहां पे? प्रोटेक्शंस। ठीक है, कि भाई आपकी जो इंडिपेंडेंस है बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट व्हाट? आर फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हुआ? ठीक है, तो भाई आर्टिकल 32 इफेक्टिव क्यों है? बिकॉज हमारी जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो आएंगे ना आगे भी, फिलहाल समझते हैं, वो लंबा आएगा, आधे घंटे जाएगा उसमें, कि कमिटीज फॉर्म हो रही हैं, स्पेशल मेजोरिटी से पास हो रहा है, राइट। अब यहां पे देखा जाए तो हमने ये सब बात कर ली है कि भाई राइट्स के अंदर जो एक्सेप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये डिस्कस किया हमने ऑलरेडी, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, एवरीथिंग, राइट ऑफ एक्यूज्ड। ठीक है, नाउ मेन इट कम्स टू द आर्टिकल 32, कि अब ठीक है आपने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट के हाथ में क्या है? पावर, किस चीज के रिगार्डिंग? कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है तो उसको रिस्टोर करके देना, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ये काम क्यों कर पाएगी इफेक्टिवली? बिकॉज वो क्या है? इंडिपेंडेंट, राइट। अब देखो सर, सुप्रीम कोर्ट हो अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, या फिर आपका हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, दोनों जिस मेथड से सेव करेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स, वो मेथड्स क्या है? सेम। ठीक है, कि वो किन किन टूल्स का यूज करते हुए ये काम करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्या दिया हुआ है यहां पे? नंबर 1, हैबियस कॉर्पस। मीन्स व्हाट? कि भाई जो भी पर्सन है जिसको भी अरेस्ट किया गया है, ब्रिंग देम इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ना होता है बहुत बार कि अंडर दी पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस आती है घर पे और सामने वाले बंदे को इवन विदाउट अ लीगल नोटिस उठा के लेके चली जाती है, राइट। तो उन पॉइंट ऑफ टाइम्स पे सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर इशू कर सकता है कि प्रेजेंट दिस पर्सन विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम हमारे सामने। दैट इज कॉल्ड योर हैबियस कॉर्पस। ठीक है, पता इवन बहुत से जो एरियाज हैं, लेट्स से योर आफ्सपा जहां लगा होता है, कौन सा आफ्सपा? क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। मतलब जहां कहीं भी सेंट्रल की आर्म्ड फोर्सेस होंगी, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो सीआरपीएफ हो, ठीक है, और वो अगर डिक्लेयर किया हो चुका है एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया, अरे भाई सुन तो लो, जम्मू कश्मीर भी था, ठीक है, तो जो ये जो एरियाज है, कौन से? डिस्टर्ब्ड एरियाज, और वहां पे अगर क्या इंप्लीमेंटेड है? आफ्सपा। ठीक है, तो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कैसे भाई? यहां पे उनका सिंपली क्या होता है? वन टाइम ओरल वार्निंग दिया, नहीं सुना, सेकंड टाइम शूट कर दिया। दैट्स हाउ दे वर्क, दे डू नॉट नीड जस्टिफिकेशन। प्रॉब्लम क्या होता है पता? बहुत बार ये देखने को मिला कि इन लोगों ने बंदे गायब कर दिए गांव से और बंदे मिल नहीं रहे, तो आर्ग्यूमेंट क्या दिया? हम पढ़ने वाले आगे आर्टिकल 33 और 34 के अंदर भी, 34 में आता है मार्शल लॉ के बारे में, कि जहां भी मार्शल लॉ होगा वहां पे फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं भाई, हैबियस कॉर्पस का राइट्स क्या होगा? वहां भी एप्लीकेबल होगा, इवन जहां पे क्या लगा हुआ है? आफ्सपा।
या जहां लगा हो मार्शल लॉ, कुछ भी लगा हो, नो डाउट सारे एफआर कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, नॉट दिस वन. विच वन? हैबियस कॉर्पस. ठीक है, बिकॉज सबसे मेन चीज क्या था कि यार देखो, अगर आपको अरेस्ट किया गया है और आप पहुंच जाओ वहां पे, नाउ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आपका एक्सेप्ट नहीं करने वाली एप्लीकेशन. फर्स्ट दे आर गोइंग टू सी कि आपका जो एप्लीकेशन है वैलिड है या नहीं. लेट्स से भाई किसी कोर्ट ने उसको अरेस्ट करवाया हो, किस मैटर में? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में. किस मामले में? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. या तो उसे लोअर कोर्ट ने क्या दिया हो, जुडिशियल कस्टडी. ठीक है, इन मैटर्स में ये हैबियस कॉर्पस का रिट इशू नहीं होगा. समझ में आ रहा है? जहां पे अरेस्ट कैसा होगा? अनलॉफुल. क्या होगा? अनलॉफुल. जहां पे प्रॉपरली प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सिर्फ उन मैटर्स में क्या इशू करेंगे? हैबियस कॉर्पस का रिट्स. ठीक है, ये सीधा जाएगा किसके पास? जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या जो फोर्सेस है, ये वहां जाएगा और उन्हें क्या मिलेगा? काइंड ऑफ ऑर्डर कि एनी हाउ इसे कहां करो? प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट. दैट इज कॉल्ड योर हैबियस कॉर्पस. ठीक है. नंबर 2, मैंडेमस. ठीक है, नाउ लेट्स अगर तुम जाओ इन पुलिस स्टेशन और जो सामने वो पुलिस वाला है वो तुम्हारी FIR फाइल करने से मना करते. क्या करते? डिनाई कर दे फाइलिंग योर FIR. ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया. और एक होता है तुम कहां जा रहे हो बनवाने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट. ठीक है, एंड तुम्हारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं है उसके अंदर, लाइक कुछ जो प्रूफ रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके अंदर. नाउ वहां पे जो तहसीलदार है, ठीक है, वो उसके डिस्क्रिप्शन पे है कि व्हेन यू डू नॉट हैव डॉक्यूमेंट्स, तो उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो अप्रूव कर दे, चाहे तो अप्रूव ना करे. तो दो समझा केस हम लोगों ने. एक ऐसा पावर है या एक ऐसा काम है जो किस पे बेस्ड है? ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे. और एक ऐसी चीज जो क्या है? मैंडेटरी, दैट इज फाइलिंग FIR. ठीक है, नाउ रिमेंबर, अगर कोई पर्सन जाता है किस कॉज को लेके? दिस वन. राइट, मतलब वो काम जो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए मैंडेटरी है करना, एनी हाउ दे हैव टू डू इट. और अगर वो ना करें, यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट. वो क्या इशू करेगा वहां से? मैंडेमस. समझ में आया? और वो बोलेगा उस पुलिस जो भी आपका स्टेशन होगा कि इसका केस फाइल किया जाए. बट लेट से वो काम क्या था? डिस्क्रिशनरी. और तुम खुद फॉल्ट में थे बिकॉज आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. तो उस सिनेरियो में मैंडेमस इशू नहीं होगा. समझ में आ रहा है कि इट शुड बी एनी हाउ व्हाट? लीगल ऑब्लिगेशन. अगर वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो ये इशू होने वाला नहीं है. दैट इज कॉल्ड योर मैंडेमस. द मैंडेमस मीन्स व्हाट? वी कमांड. मीन्स वी कमांड. सुप्रीम कोर्ट कमांड देता है उन ऑफिशियल्स को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो. FIR फाइल करना क्या था? आपकी ड्यूटी. फाइल नहीं किया आपने, नाउ यू हैव टू फाइल इट. ठीक है, लेकिन वो सेम ऑर्डर इसको दे पाएगा क्या? तहसीलदार को? नहीं, बिकॉज ये काम क्या था उसका? डिस्क्रिप्शन पे था. उसके पास लीगल लिखा हुआ है, अगर वो चाहे तो अप्रूव करे, चाहे तो ना करे. राइट, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू व्हाट? मैंडेमस. लेकिन जो ड्यूटी मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी से क्या हो जाएगा? वो मैंडेमस. ऐसे याद थोड़ा रखो करने के लिए. फिर कौन सा आएगा यहां पे? ठीक है, लेट्स कम टू दिस फर्स्ट. कौन सा? सर्शियोरारी. ठीक है, एंड उससे पहले एक और है. कौन सा? को वारंटो. ठीक है भाई, को वारंटो में क्या होता है? लेट्स से अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसको कोई प्रोवाइड क्या कर दिया गया है? ऑफिस, पब्लिक ऑफिस. ठीक है, किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया, बट दैट पर्सन इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशंस. राइट, लेकिन अगेन हो सकता है पॉसिबली कुछ फेवरेटिज्म किया हो अपर लेवल में गवर्नमेंट ने और उसकी अपॉइंटमेंट हो गई हो. इवन यू कैन चैलेंज दिस. यू कैन चैलेंज दिस ऑल्सो. फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ठीक है, को वारंटो का रिट इशू करेगा. वो पूछेगा उस पर्सन से कि भाई आप किस अथॉरिटी से बैठे हो उस ऑफिस के अंदर. देन दैट पर्सन हैव टू प्रूव हाउ आई एम एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑफिस. दैट इज कॉल्ड को वारंटो.
फिर कौन से आएंगे? दो राइट्स और, दैट इज प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरारी। ठीक है, देखो ये दो थोड़े यूनिक किस कॉन्टेक्स्ट में बताया, बिकॉज अभी तक जो हमने पढ़ा हैबियस कॉर्पस, मैंडमस एंड योर क्वो वारंटो, इट इज फॉर द अदर अथॉरिटीज के लिए। इसमें कहीं भी लोअर कोर्ट्स इंक्लूडेड थे क्या? नहीं। लेकिन जो ये दो आने वाले कौन से, प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरारी, ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, रिट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट भी क्या हो सकते हैं? इशू हो सकते हैं। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल कोई आपका केस चल रहा है इन फ्रंट ऑफ लोअर कोर्ट, ठीक है, और लोअर कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करते हुए चले गए आगे। समझ में आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेसिफिक केस में उनको अथॉरिटी था सिर्फ 1 लाख तक का फाइन इंपोज करने का। कितना? 1 लाख तक का। कितना इंपोज कर दिया उसने? 2 लाख। यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट कि लोअर क्या कर रहा है, अपना लिमिट क्रॉस। ठीक है, इन दैट केस, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि यार अगर किसी ऐसे मामले में कोई लोअर कोर्ट सुनवाई कर रहा है एंड इट इज नॉट लाइक कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर इट, इट इज नॉट अ कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर इट, क्या करेगा वो केस को किसी और के हाथ में ट्रांसफर कर देगा। इधर इट विल बी हाई कोर्ट और इट विल बी अ सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों जो है कौन सा, प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरारी, ठीक है, ये दोनों ही कहां यूज होगा? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशरी अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स, अगेंस्ट दी लोअर कोर्ट्स। ठीक है, तो भाई सिंपली जब क्या था, फर्स्ट वन केस ऑफ प्रोहिबिशन, इट वाज लाइक जब भी कोई लोअर कोर्ट अपने लिमिट के बियॉन्ड जाता है, वो सिर्फ उसको क्या करेगा, वहां पे स्टॉप करेगा, रुक जाओ, राइट। बट इन द सर्शियोरारी वो उसको स्टॉप तो करेगा ही, प्लस क्या करेगा, केस को कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास भेजेगा भी कि नहीं, दिस मैटर कैन बी लिसन बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, मतलब ये कि इसको रोक भी दिया और वो कोर्ट का जो केस था कहीं और भी ट्रांसफर कर दिया फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। ठीक है, दिस इज हाउ सारे आपके रिट्स काम करते हैं। ठीक है, वापस से एक बार, फर्स्ट क्या था, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, सो इट इज इन अ केस कि अगर आपको अनलॉफुल अरेस्ट किया हुआ है, कितना अनलॉफुली, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या है, अरेस्ट कैसा भी हो आपको 24 आवर्स के अंदर कहां करना होगा, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। लेट्स अगर पुलिस नहीं करती है प्रेजेंट, तो वो अरेस्ट क्या बन गया, ऑटोमेटिकली अनलॉफुल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उन केसेस में क्या हो सकता है, हैबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा। किन केसेस में? इन द केसेस ऑफ द अनलॉफुल अरेस्ट। ये टर्म याद रखना, अगर अरेस्ट लॉफुल है तो वहां इशू होने वाला नहीं है। सेकंड कौन सा है, मैंडेमस, कि जब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अपना मैंडेटरी काम पूरा ना करे, कौन सा, मैंडेटरी कंपलसरी वह काम नहीं करेगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट क्या इशू करेगा, मैंडेमस, डू दिस वर्क, लाइक फाइलिंग FIR बाय द पुलिस। ठीक है, फिर थर्ड डिस्कस क्या किया हम लोगों ने, क्वो वारंटो। ठीक है, कि भाई पब्लिक ऑफिस में हमेशा कैपेबल और जो पर्सन एलिजिबल है वही बैठे। क्यों? अगर कोई बैठेगा इनकैपेबल तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट किस पे होगा, ऑन कॉमन मासेस। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर भी क्या है, यू हैव अ राइट ऑफ क्वो वारंटो। तो ये तीन राइट्स किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट दी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। बट अगर कोई कोर्ट आपका क्या वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट, तो कौन से होंगे दो आपके पास रिट्स, प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरारी। ठीक है, कि अगर किसी कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है, ठीक है, और वो वर्डिक्ट क्या है, बियॉन्ड इट्स लिमिट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको वहीं पे कैंसल आउट कर देगा। और सेकंड क्या था, सर्शियोरारी, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा, कैंसल आउट तो करेगा, साथ साथ वो केस किसी अपर कोर्ट को ट्रांसफर भी कर देगा अंडर योर सर्शियोरारी। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल 32 ओवरऑल प्रोटेक्ट करता है आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, चाहे वो वायलेट करे कोई भी, चाहे वो हो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो आपकी जुडिशियल अथॉरिटीज हो। ठीक है, व्हाट इफ अगर कोई भी
भाई हमने यहां बात किसकी की, लेट से हमने यहां कवर किया व्हेन यू से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज मींस व्हाट, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वो कवर्ड है यहां पे। साथ साथ यहां पे और कौन कवर्ड है, जुडिशरी, कि जब दोनों आपका वायलेट करेंगे फंडामेंटल राइट, यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। व्हाट इफ अगर यही एफआर कौन कर रहा है आपका वायलेट, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट या कोई स्टेट की विधानसभा, तब क्या करोगे? बिकॉज यहां तो श्योर हो गया कि यहां पे सिर्फ इन दो के अगेंस्ट आपको अवेलेबल है प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। बट व्हाट इफ तुम्हारा कौन कर रहा है वायलेट लॉ, फंडामेंटल राइट्स, लेजिस्लेचर, तब क्या करोगे? कोई ऑप्शन है उसके लिए? अगर कोई ऐसा पार्लियामेंट लॉ बना दे जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चली जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे फिर? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उसके रिगार्डिंग? यस, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 13, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है पता है, कि अगर कोई भी लॉ, ठीक है, क्या हो, इनकंसिस्टेंट, क्या हो, इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, मतलब वो लॉस क्या वायलेट कर रहे हो, फंडामेंटल राइट्स को, तो उन लॉस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। समझ में आया? तो जब भी हम एक टर्म यूज करते हैं जुडिशियल रिव्यू, सुना है, ठीक है, मीन्स व्हाट, कि जुडिशरी कैन रिव्यू द लॉज, कि जो लॉज बनाया है उसमें कहीं फंडामेंटल राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे, और वायलेट हो रहे होंगे तो आर्टिकल 13 का अपना पावर यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको डिक्लेयर नल एंड वॉइड। अब समझ में आया? ठीक है। तो अगर आपके एफआर कहां से हो रहे हैं वायलेट, बाय एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो आप कहां जाओगे, आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है। बट इफ इट इज डन बाय दी, किस आर्टिकल में आओगे, आर्टिकल 13 के अंदर। अब क्लियर हुआ? ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलो नाउ ये तो बात हो गई कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। बट वी ऑल नो भाई फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारे पास अदर राइट्स भी हैं, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, दे आर मेजरली योर पॉलिटिकल राइट्स। क्या मेजरली आपके वो पॉलिटिकल राइट्स हैं। बट एज अ ह्यूमन बीइंग भाई हमारा अपना अदर राइट्स भी तो है, सोशल राइट्स भी हैं, वी हैव अ राइट। तो भाई इन राइट्स को भी हमने प्रोटेक्ट किया है, बिकॉज सी फंडामेंटल राइट्स में इनको क्यों इंक्लूड नहीं किया? लेट्स से इकोनॉमिक राइट्स मींस व्हाट, सबको मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। इज इट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट कि सबको एम्प्लॉयमेंट दिलवा सके? और रिमेंबर जो भी चीज कहां पर है, फंडामेंटल राइट के अंदर, वो आपको मिलनी ही चाहिए, और नहीं मिलती है यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो बोला गया कोई बात नहीं भाई, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट में तो नहीं आ सकते, लेकिन उनको मेंशन करना पड़ेगा, तो उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई, इट इज योर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। किन राइट्स के लिए? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि उन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है कि अगर वो राइट्स आपको ना मिले तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। नॉन एनफोर्सेबल राइट्स हैं वो। कौन से? नॉन एनफोर्सेबल, ठीक है। तो वहीं पे कुछ राइट्स आपके हैं लाइक आर्टिकल 300 ए, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसीलिए अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स वी हैव अदर मैकेनिज्म्स आल्सो, इवन वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज इंक्लूडिंग योर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इवन सुना होगा नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये सारे क्यों बनाए गई हैं बॉडीज? सो दैट जो कुछ भी राइट्स हैं किसके,
ऑफ द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, एससी हैं, एसटी हैं, वुमेन्स हैं, और ये जो ना आपको कौन सा बॉडी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये इसका मोस्टली जो होता है फोकस, इट इज ऑन द प्रिजनर्स के ऊपर। किसके ऊपर? प्रिजनर्स जो जेल में बंद है, बिकॉज उनकी आवाज कौन उठाएगा बाहर जाके। तो इसलिए द ड्यूटी ऑफ एनएचआरसी टू रेगुलरली गो एंड इंस्पेक्ट द जेल्स, कि उन जेल्स में, उन प्रिजन्स में जो प्रिजनर्स हैं उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं या नहीं। अरे भाई प्रिजनर है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं बाहर से आए हुए एलियन है कि उनके राइट्स हटा लिए जाए। यू कैन नॉट डू इट। अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो व्हाट? ह्यूमन बीइंग्स। समझ में आया? देखो जब भी हम बात करते हैं रिगार्डिंग टू लॉज, हाँ मेडिवल टाइम और एंशिएंट टाइम लॉज कैसे थे? रिप्रेसिव। क्या थे वो? रिप्रेसिव। क्राइम किया किसी ने, मार डालो, दैट वाज द अप्रोच। लेकिन आज हम सिविलाइज्ड है भाई, हमारा आज पर्पस क्या है करना? रिफॉर्म। तो जेल इज नॉट अ प्लेस ऑफ पनिशमेंट, जेल इज अ प्लेस ऑफ रेफॉर्मेशन। समझ में आया? इसीलिए वहां पे उनको राइट्स मिलने चाहिए, सो दैट वो रिफॉर्म होके एक अच्छा इंसान बन के बाहर निकले। क्लियर हुआ? तो इसीलिए जो मेन टास्क किसके पास है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास। ठीक है, तो दिया हुआ यहां पे कि भाई जो भी आपके राइट्स, और सारे राइट्स इंक्लूडेड है क्या एफआर के अंदर? नहीं। तो वो राइट्स जो बियॉन्ड है किसके? फंडामेंटल राइट्स के। रिमेंबर राइट्स हमेशा इवॉल्व होते हैं। क्या होते हैं वो? इवॉल्व। समाज जैसे आगे बढ़ता है, नए नए राइट्स को रिगार्डिंग हमारी क्या बढ़ती है? कॉन्शियसनेस। लेट्स से राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी किसी ने एंटरटेन नहीं किया इंडिया में 1950s में, 60s 70s में, बट आज क्या किया गया? उसको बना दिया गया फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इसीलिए राइट्स के ऊपर रिसर्च एंड ऑल थिंग्स कंडक्ट करना काम किसका है? एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और कोर काम इनका है मेन कौन सा? विजिटिंग द जेल्स। ठीक है, और वहां पे प्रॉपर कंडीशंस में आपके ये लोग हैं या नहीं वो देखने के लिए। बिकॉज इमेजिन करो हमारी जेल्स में 160% प्रिजनर्स हैं, मतलब कैपेसिटी से 60% ज्यादा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर यहां दिया हुआ है रिगार्डिंग टू योर डीपीएसपी जो हम लोगों ने बात की। राइट, अब सबसे मेन चीज आती है कि यार ये जो आपका कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। द मेन थिंग कि राइट टू प्रॉपर्टी हटाया क्यों गया? एनीवन? भाई जब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रखा गया, ठीक है, तो मुश्किल से 30 साल भी नहीं हुआ उसको अमेंड कर दिया गया और उसको फंडामेंटल जो राइट कैटेगरी हटा दिया गया। व्हाई? जो बिग लैंड ओनर्स थे ना, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी केस कि हमारी जो लैंड्स है वो क्यों ली जा रही है। यस, बिकॉज गवर्नमेंट क्या लेकर आ गई? लैंड रिफॉर्म। क्या लेकर आ गई? लैंड रिफॉर्म। कि जो पहले जमींदार हुआ करते थे, सारी जमीन उनके पास, ठीक है, मैं गवर्नमेंट का ये बोलना था कि यार सारी जमीन उनके पास, काम चलने वाला है? नहीं, गवर्नमेंट का ये बोलना था दोज हु आर डूइंग व्हाट? कल्टीवेशन ऑन द लैंड, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द लैंड। समझ में आया? तो हुआ क्या कि लेट से भाई जिस जमींदार के पास 1000 एकड़ ऑफ लैंड था, कितना? 1000 एकड़, ये बहुत कम बोल रहा हूं मैं, कुछ जमींदार ऐसे जिनके पास 5000 गांव हुआ करते थे। गांव, नॉट दी एकर्स, 5000 विलेजेस जमींदार के अंडर, 5000 विलेजेस, नॉट इवन द एकर्स। तो इमेजिन करो कितने बड़े जमींदार हुआ करते थे ये। 5000, यस। और वो ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोन दिया करते थे। ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कितना पैसा था उनके पास। लाइक यू कैन ऑब्वियसली अंधा पैसा, वो वाला हाल था। राइट, सो भाई प्रॉब्लम वही थी। 1000 एकड़ तो हम बात कर रहे हैं एवरेज, जो उस टाइम का नॉर्मल जो जमींदार था उसके पास जमीन इतनी हुआ करती थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला? हर एक स्टेट के अंदर लॉज आ गए। क्या लॉज आए? कि भाई एक इंडिविजुअल, ठीक है, और रिमेंबर दीज लॉज वर ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, कि एक पर्सन मैक्सिमम लेट से
30 एकड़ से ऊपर लैंड ओन नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अगर इसके पास 1000 एकड़ है तो क्या होगा, 970 एकड़ जमीन चली जाएगी इसके पास से। सिर्फ कितना बचेगा इसके पास, 30 एकड़। और रिमेंबर, इसके लिए उसको कोई कॉम्पनसेशन भी मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है, राइट। और फिर गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया कि जो ये जमीन है ना, क्या करेंगे इसको, कि जो लोग इस जमीन पे एक्चुअल में खेती करते थे, ठीक है, कुछ जमीन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिनको बोलते हैं टेनेंट्स, राइट। और कुछ जमीन किसको, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को, बिकॉज जिनके पास जमीन थी ही नहीं स्टार्टिंग से कभी भी। तो गवर्नमेंट का ये प्लान था, ठीक है। एंड गवर्नमेंट लाइक आई विद दिस प्लान। अब जैसे ही आया प्लान, जमींदास कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट। क्यों, बिकॉज उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी वॉज योर फंडामेंटल राइट। समझ में आ रहा है, उनका दो आर्ग्यूमेंट था भाई, एक तो जमीन रखना हमारा अधिकार है, दूसरा अगर आप हमसे ले भी रहे हो, क्या पे करो उसके बदले में, कंपनसेशन, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट मजबूर है ना भाई वहां पर, क्योंकि अगर वो फंडामेंटल राइट मेंशन्ड है तो है, राइट। तब प्रॉब्लम ये था कि भाई इवन गवर्नमेंट ने इसके लिए अब तरीका निकाला भी, कौन सा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में नया शेड्यूल ऐड कर दिया, कौन सा, शेड्यूल 9, राइट। मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला, जब पास किया ये अमेंडमेंट एक्ट और जब ये ऐड किया, इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर कोई भी लॉ शेड्यूल 9 के अंडर होगा, किसके अंडर, शेड्यूल 9 के अंडर होगा, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जा सकता। मतलब उन लॉस के प्रोविजन को कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। समझ में आया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी लैंड रिफॉर्म के लॉ से कहां डाल दिया उठा के, शेड्यूल 9 के अंडर, सो दैट कोई चैलेंज कर ही ना सके। बट स्टिल लोग कोई ना कोई एक लीगल आर्गुमेंट लेकर कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में केस गया 1967 में, गोलकनाथ केस। कौन सा, गोलकनाथ केस। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या बोला पता है, याद है, आर्टिकल 13, कि कोई भी लॉ FR वायलेट करना नहीं चाहिए, चाहे वो शेड्यूल 9 के अंदर हो या कहीं भी हो। मतलब ये था कि जो लैंड रिफॉर्म था वो और भी क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। तो फाइनली जब इमरजेंसी खत्म हुआ और जब गवर्नमेंट आई, क्या बोला, लेट्स ब्रिंग न्यू अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा, 44th। इस फंडामेंटल राइट को हटा दो, राइट। जब राइट ही नहीं बचेगा तो लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे क्या, नहीं। और सुप्रीम कोर्ट रोज ये अप एंड डाउन गेम नहीं खेलेगा बैठ के, बिकॉज रिमेंबर सुप्रीम कोर्ट का भी फिक्स ओपिनियन नहीं होता हमेशा, वो एक ही बात पे मल्टीपल लगता है कि आपने ओपिनियंस अलग अलग टाइम पे। सेम सुप्रीम कोर्ट ने 1951 शंकरी प्रसाद केस, उसमें क्या बोला, दीज लॉज आर गुड, कौन से, लैंड रिफॉर्म के। और वही सुप्रीम कोर्ट इन 1967 गोलकनाथ केस कंप्लीटली रिवर्स मार गया। समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला लफड़ा चाहिए नहीं अपने को, लेट्स रिमूव दिस प्रोविजन फ्रॉम फंडामेंटल राइट इटसेल्फ, हटा दिया विद द हेल्प ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये था भाई राइट टू प्रॉपर्टी का इशू। अब देखो, अब यहां पे दिया हुआ था इशू ऑफ योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। भाई दो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट थी भाई, उसके लिए क्या, इवन जो गवर्नमेंट आज की भी है ना, उसके लिए भी नहीं पॉसिबल है कि हर किसी को फूड ग्रेन दे सके, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट दे सके, राइट। तो इसीलिए क्या किया गया था, राइट्स के दो पार्ट्स किए गए, एक लीगल आपके क्या थे, पॉलिटिकल राइट्स, जो कहां डाल दिया गया, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। और जो आपके अदर बचे कौन से, सोशल एंड अब ये बात थी कि क्या सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को मैंडेटरी किया जाए, तो भाई वो तो क्या हो गया, क्लियर कट कैंसिल। क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट के पास उतनी नहीं थी कैपेसिटी कि इतनी बड़ी कंट्री में सब के सब राइट्स आपके इंश्योर कर सके। लेकिन ये बोला गया अगर ये राइट्स कहीं भी मेंशन नहीं किया गया ना, तो गवर्नमेंट्स में बिकम व्हाट, ऑटोक्रेटिक। क्या बन जाएंगी, ऑटोक्रेटिक। तो एक काम करो कि एक ऐसा बनाओ न्यू सेक्शन जिसमें ये दो राइट्स क्या हो, मेंशन्ड हो, भले ही मैंडेटरी मत करो उसको, ठीक है, मेक इट नॉन एनफोर्सेबल, मेक इट
नॉन एनफोर्सेबल, बट एटलीस्ट राइट इट सो दैट जो भी गवर्नमेंट कहां आएंगी इन फ्यूचर, उनके पास क्या रहेगा, एक फ्रेमवर्क कि उन्हें अपनी जो पॉलिसीज हैं कैसी बनानी है। और जब लोग अवेयर होंगे कि क्या है उनके सोशल और, ठीक है, तो डेफिनेटली वो इलेक्शंस में जो करेंगे क्या, वोटिंग करेंगे ऑन दोस पैरामीटर्स। अब तुम्हें पता है तुम्हारे कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के राइट्स हैं, ठीक है, एंड यू हैव सीन कि यार ये गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया ही नहीं 5 साल में, तो तुम जब 5 साल बाद वापस वोटिंग करोगे, कैन यू ब्रिंग दैट गवर्नमेंट अगेन? नहीं। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्या करने का, इन सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को पूरा करने का। समझ में आया? तो इट इज नॉट समथिंग काइंड ऑफ अ लीगल फोर्स बट अ मॉरल प्रेशर, काइंड ऑफ अ मॉरल प्रेशर। किस पे होगा, गवर्नमेंट्स पे, टू फुलफिल द सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ पीपल। समझ में आया? तो इस पर्पस से क्या फॉर्म किया गया, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब जब ये आएगा इन डिटेल तब बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें टैकल हुई हैं, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक है पूरा ये। ठीक है, बट राइट्स की जब भी हम बात करते हैं ना, ठीक है, राइट्स के साथ एक चीज हमेशा क्या आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, नाउ रिमेंबर, हम क्लेम तो करते हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बट रिमेंबर आपके राइट्स तब बचेंगे जब दूसरे आपकी राइट्स को रिस्पेक्ट करना अपनी ड्यूटी समझेंगे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, कोई कुछ बोल रहा है, पब्लिक में स्पीच दे रहा है, ठीक है, तो इट इज योर ड्यूटी टू बी अ टॉलरेंट, अब तुम जाओ उसको पीट दो वहां पे, तो इन दिस सिचुएशन क्या कोई भी अपने राइट्स कर पाएगा एक्सरसाइज? नहीं। तो राइट्स एग्जिस्ट करवाना है तो क्या जरूरी है, ड्यूटीज को फॉलो करवाना, तो ही राइट सस्टेन रहेंगे। वी ऑलवेज से टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे हमेशा। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब ओरिजिनली फॉर्म किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम बोला कि नहीं यार अभी हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट ग्रेजुअली वी रियलाइज कि नहीं जरूरी है। ठीक है, और ये बेसिकली हमें कहां से मिला इसका इन्फ्लुएंस, फ्रॉम यूएसएसआर। ठीक है, तो जो भी कंट्रीज होती हैं कम्युनिस्ट, वहां राइट्स नहीं होते, वहां क्या होते हैं, ड्यूटीज। ठीक है, तो हमने वहां से इन चीजों को ऑप्ट किया। अब ये ड्यूटीज कौन से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या फॉर्म किया उसके लिए कमिटी, कौन सा, स्वर्ण सिंह कमिटी। बिकॉज सी, जिस टाइम ये कमिटी आया ना, उस टाइम का जो टाइमलाइन था इट वाज नॉट गुड। पूरे इंडिया में एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स बन रहे थे। 25 जून 50 साल किसके पूरे हुए, इमरजेंसी, इंदिरा गांधी, ये वही टाइम था। ठीक है, तो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं हर बात पे। ठीक है, रोज मूवमेंट लॉन्च हो रहा है बाहर, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, बहुत राइट से ये लोग क्या हो चुके हैं, सैचुरेटेड, लेट्स गिव देम सम सेंस ऑफ ड्यूटी। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई थी आपकी कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, कि यू सजेस्ट कि लोगों में क्या होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो इन्होंने बहुत से ड्यूटी सजेस्ट की थी, बट गवर्नमेंट ने सारी ड्यूटीज में ऐड नहीं की। तो हुआ क्या, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को जो कुछ भी लगा कि हाँ ये सूटेबल ड्यूटीज हैं, कहां ऐड किया उसको, आर्टिकल 51 ए के अंदर। समझ में आया? ठीक है, तो इन्फ्लुएंस कहां से है इसका, यूएसएसआर। ठीक है, एंड वी नो द टाइमिंग ऑफ 1970s का, जहां पे प्रॉब्लम ये था कि भाई इंडिया में वी हैड अ मैसिव इंस्टेबिलिटी, बिकॉज जस्ट हमने वॉर खत्म किया था 1971 का, बांग्लादेश वाला, और उस वॉर के बाद बाय डेफिनेटली हमारे ऊपर क्या था, क्राइसिस ऑफ फाइनेंशियल इतना बर्डन था, बिकॉज वॉर लड़ना इज नॉट इजी, वॉर में स्पेंडिंग बहुत होती है। ठीक है, स्पेंडिंग हुआ और ऑलरेडी हम पुअर कंट्री थे उस टाइम पे। ठीक है, ऊपर से पॉवर्टी इतनी हाई कि सब्सिडीज देना पड़ रहा था गवर्नमेंट को इतना ज्यादा, एंड ड्यू टू विच महंगाई बहुत बढ़ गई। क्यों, सब्सिडीज दिया गवर्नमेंट ने, तो पैसे तो आ गए लोगों के पास, लेकिन सप्लाई था क्या उतना मार्केट के अंदर, वी डू नॉट हैड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इस कारण से महंगाई क्या हो गई, अपने पीक पे आ गई, जिस कारण से पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट रियलाइज्ड
कि क्या होना चाहिए, पीपल इवन शुड हैव सम सेंस ऑफ ड्यूटी, नॉट जस्ट अबाउट देयर राइट्स। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, ये जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज थे उसको ऐड किया गया, दैट इज व्हाट, अबाइडिंग बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स वैल्यूज, रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। पता है बहुत बार डिबेट देखा होगा कि इन मूवी थिएटर्स कुछ लोग नहीं हुए स्टैंड अप ड्यूरिंग द नेशनल एंथम, तो लोगों ने पीट दिया उनको, समटाइम्स पुलिस अरेस्टेड देम। समझ में आया क्या बोल के, ये कहां लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी। बट कहीं ये लिखा हुआ है क्या कि फंडामेंटल ड्यूटी ना फॉलो करना इज अ क्राइम? कहीं लिखा है अभी तक? नहीं। देखो इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो ना करे, दे कैन मेक इट व्हाट, क्राइम। बट अब तक पार्लियामेंट ने अपना वो पावर यूज नहीं किया है। तो अभी तक ऐसा सिनेरियो है कि इनमें से कोई भी ड्यूटी क्या है, नहीं है, फॉलो करना इज नॉट, फॉलो इज नॉट अ क्राइम। ठीक है, मतलब कोई भी अभी लीगली एनफोर्सेबल नहीं बना हुआ है। समझ में आया? सो जो आपका एक है पब्लिक सेंटिमेंट और रियलिटी इज डिफरेंट। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट हैव अ पावर, नॉट गवर्नमेंट एग्जैक्टली बट द पार्लियामेंट हैव अ पावर। ठीक है, अगर आप कोई भी ड्यूटी मिस करते हो, दे कैन मेक इट एज अ क्राइम। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ है नहीं। तो कोई भी ड्यूटी आप फॉलो ना करो और पुलिस आपको अरेस्ट करे, ये भी अपने आप में क्या है, अनलॉफुल। ये भी अपने आप में क्या है, अनलॉफुल। ठीक है, बताए इवन इन्होंने दिया था, किसने, स्वर्ण सिंह ने, कि इवन टैक्स पे करना भी क्या होना चाहिए आपका, फंडामेंटल ड्यूटी। तो इंदिरा गांधी वाज लाइक, अबे हमारे यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं अभी, बिकॉज उस टाइम पे पॉवर्टी एंड हंगर रेशियो वाज क्वाइट हाई। तो बोला कि नहीं, इसको अभी शामिल करना विल नॉट बी एप्रोप्रिएट। तो फिर ये जो अदर आइडियाज थे उनको लिखा, और रिमेंबर ये आइडियाज डिजायरेबल है, इफ यू फॉलो इट इट इज गुड, बट अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कोई आपको उठा के डाल दे जेल के अंदर, इट इज अनलॉफुल, इट इज अनलॉफुल। ठीक है, तो फर्स्ट समझा हम लोगों ने। सेकेंडली क्या है, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज रिगार्डिंग आवर नेशनल स्ट्रगल। इवन टुडे वी आर सीइंग पीपल वर्शिपिंग नाथुराम गोडसे, नाथुराम गोडसे। और यहां क्या लिखा हुआ है भाई, हमको क्या करना है, चेरिश, जिन्होंने फाइट किया किसके लिए, हमारे। ठीक है, बट वही चीज है, ये क्या है आपका, ड्यूटी, नॉट एनफोर्सेबल। तो इफ समवन प्रीचिंग और वर्शिपिंग नाथुराम गोडसे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, फिर वो लोग एक और आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, देन अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग व्हाट, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, वही जब अपना ये हुआ कंडक्ट, कौन सा, ऑपरेशन सिंदूर। अब हुआ क्या पता है, बहुत से लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर दिया। मतलब ये नहीं कि आप ये क्यों कंडक्ट कर रहे हो, बट टाइमिंग के रिगार्डिंग या जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया हमने उसके रिगार्डिंग, हुआ क्या भाई, लोग उनके अगेंस्ट चले गए, और एट सम प्लेसेस पुलिस ने अरेस्ट भी किया उन लोगों को कि दे आर गोइंग अगेंस्ट व्हाट, इंडियाज सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो प्रॉब्लम ये है, ये वर्ड्स बड़े अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम कहां पर आती है पता है, वो एक लाइन खींचने में, एक थिन लाइन, कि व्हाट इज रियल क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज अ थ्रेट टू सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। समझ में आ रहा है भाई? अगर आप गवर्नमेंट की किसी चीज को बोलते हो कि नहीं भाई आप सही नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट अगेन इट मे बी इंटरप्रिटेड एज अ व्हाट, थ्रेट टू सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा बोलते ना सेंसिटिव मुद्दा है ये वाला। देन यू हैव अ डिफेंडिंग द कंट्री एंड डूइंग व्हाट, नेशनल सर्विस, जब भी आपको बुलाया जाए। ठीक है, और रिमेंबर इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी कहा था प्रोविजन, आर्टिकल 23 के अंदर, कि ड्यूरिंग वॉर टाइम और ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी गवर्नमेंट आपसे काम करवाती है और आपको पैसा नहीं पे करेगी, चलेगा। इट कैन नॉट बी काउंटेड एज अ फोर्स्ड लेबर और बेगारी, इट इज इन अ नेशनल सर्विस। तो वो कहां डाल दिया, आपके फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी। ठीक है,
उसके अलावा प्रमोटिंग व्हाट, हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है भाई डेफिनेटली वो सारी चीजें करना, मतलब आई थिंक सो इंडियंस मिस्ड दिस एस्पेक्ट, पढ़ाई नहीं गया अच्छे से ना, ठीक है व्हाई, बिकॉज स्टिल वी आर फाइटिंग ऑन नेम ऑफ रिलीजन, ऑन नेम ऑफ लैंग्वेज, ऑन नेम ऑफ रीजन, मतलब हमने उल्टा समझ लिया मतलब इस चीज को, लाइक प्रमोट हार्मनी छोड़ दिया हमने, क्या प्रमोट व्हाट, रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज, ठीक है। तो प्रमोटिंग हार्मनी बिकॉज री इंडिया अपने आप में क्या है, काफी डाइवर्स, और रिमेंबर डाइवर्स भी है और इंटरडिपेंडेंट भी है। अब तुम बोलो कोई भी एक स्टेट बोले कि नहीं हमारे यहां कोई बाहर का नहीं चाहिए, कैन दैट स्टेट सर्वाइव अलोन? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वही था, क्योंकि भाई स्पिरिट ऑफ इंडिया कब तक है, जब तक वी आर रिस्पेक्टिंग व्हाट, आर डाइवर्सिटी। जिस दिन वो स्पिरिट खत्म, इंडिया खत्म। देन वैल्यू, ठीक है, करना किस चीज को भाई, इंडिया के रिच हेरिटेज को, एनवायरमेंट को करना प्रोटेक्ट, दैट इज ऑल्सो व्हाट योर फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आज एब्सेंट है, साइंटिफिक टेम्पर। बस किसी ने कुछ बात बोल दिया, यू बिलीव्ड ऑन इट विदाउट डूइंग अ रिसर्च, ठीक है, और हैविंग द अदर साइड ऑफ द ओपिनियन, ठीक है। तो ये साइंटिफिक टेम्पर की भी क्या है, बहुत रिक्वायरमेंट है। रिमेंबर ये सबसे कोर आपका ड्यूटी है। व्हाई? जिस दिन बस ये हो जाएगा, यू विल ऑटोमेटिकली फॉलो अदर ड्यूटीज। इफ यू विल बी साइंटिफिक टेम्पर, तो आप सोचोगे ना व्हाई टू हार्म द इन्वायरमेंट, राइट? तो सबसे कोर तो यही वाला है, कौन सा? दिस वन, डेवलपिंग व्हाट, साइंटिफिक टेम्पर। बट नाउअडेज वी ऑल नो भाई इंडिया में, लाइक इंस्टीड ऑफ बिकमिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेसमैन, बिकम व्हाट, प्रीचर्स, रिलीजियस प्रीचर्स। डेफिनेटली तुम्हारा बिजनेस एक दिन में यहां से यहां पहुंच जाएगा। और ये क्या शो कर रहा है भाई, डेफिनेटली दीज प्रीचर्स आर बिकमिंग द, यू कैन से मतलब ना, आइकन्स। क्यों बन पा रहे आइकन्स? बिकॉज हम प्रमोट कर रहे हैं ना उन्हें, और हम प्रमोट कर रहे, क्लियरली शोज व्हाट, वी लैक साइंटिफिक टेम्पर। बहुत क्लियर सी बात है ये, ठीक है। सेफ गार्डिंग व्हाट, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडज्यूर वायलेंस। भाई आपको दूर रखना है किस चीज को, हमेशा वायलेंस को। एंड अल्टीमेटली वही चीजें हैं, ठीक है, कि ऑलवेज फोकस ऑन दी कंट्री की प्रोग्रेस के ऊपर, और अल्टीमेटली अ ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस क्या करने की, अपने बच्चों को स्कूल भेजने की। भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है हम तो स्कूल बनाएंगे भाई, और आप प्रोवाइड करेंगे गारंटी के साथ में, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। बट देन इट इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू सेंड देयर स्टूडेंट्स टू स्कूल्स। सो ये हो गया कि मतलब बहुत से जो ड्यूटीज हैं, दे आर इन कॉम्प्लीमेंट्री विद द फंडामेंटल राइट्स। समझ में आया? इवन राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरमेंट, आर्टिकल 21, और सेम प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट कहां पर है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, ठीक है। सो व्हेनेवर यू स्टडी बोथ, ट्राई टू मेक दैट कनेक्शंस, कि कौन से राइट्स कहां कनेक्ट हो रहे विद द ड्यूटीज के साथ में भी। तो ये था हमारा राइट्स और ड्यूटीज का पूरा एक चैप्टर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक, दैट इज योर इलेक्शंस। राइट, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो भाई जब भी हम बात करते हैं अबाउट द इंडिया, ठीक है, हम व्हाट ऑलवेज वी से, वी आर व्हाट, डेमोक्रेसी, ठीक है, विच सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। नाउ देखो जब भी हम बात करेंगे कि आखिरकार मेजर फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस अक्रॉस द वर्ल्ड होते कौन कौन से, राइट, एक टर्म सुना होगा मोनार्की, ठीक है। नाउ यू हैव अ मोनार्की, ठीक है। नाउ मोनार्की आल्सो आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स का है? टू टाइप्स। को बताएगा मुझे कौन सी होती है टू टाइप्स? मोनार्की भी दो टाइप की होती है। सर एक हायरार्की पे चलते हैं तो एंसेस्ट्रल, नहीं नहीं भाई, मोनार्की इज ऑलवेज एंसेस्ट्रल। नहीं, दो टाइप होंगे, एब्सोल्यूट
एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी होती है। फॉर एग्जाम्पल इन कंट्रीज जहां पे किंग्स होते हैं, ठीक है, एंड दे टेक ऑल द डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर विम्स एंड फेंसेस, कि मेरी मर्जी, राइट, वो कौन सी होंगी? एब्सोल्यूट। और वो किंग्स जहां पे उनकी पावर क्या होती है? कर्टेल्ड। दे कैन नॉट डू वॉट एवर दे वॉन्ट, दे हैव व्हाट? प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन एट अ प्लेस एंड दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन सी होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज, ठीक है। करेंटली जो आपका भूटान है वो कौन सी मोनार्की है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्लियर हुआ? ठीक है। तो सेम में भाई आपकी जो डेमोक्रेसीज भी होती हैं, दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ डेमोक्रेसी भी मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। लाइक हम क्या फॉलो करते हैं? पार्लियामेंट्री, ठीक है। नाउ रिमेंबर, जब आप डिफाइन करते हो डेमोक्रेसी को ना, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? रूल ऑफ पीपल, सुना होगा, रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। अब भाई अगर लोगों के लिए रूल है, उनके फेवर में रूल है, एंड इट इज बाय देम ओनली, तो रूल्स बनाएगा कौन? तो इसीलिए डेमोक्रेसी अगेन गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया हम क्या फॉलो करते हैं? इनडायरेक्ट। क्या हम एज अ इंडिविजुअल कोई लॉस बना रहे हैं बैठ के? क्या नहीं। किसी लॉ पे हम वोट कर रहे हैं? क्या नहीं। कौन कर रहा है काम हमारे बिहाफ पे? वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, एमपी और एमएलए के फॉर्म में। समझ में आया? तो हम यहां पे डेमोक्रेटिक तो है, हमारे इंटरेस्ट में लॉ बन रहे हैं, हम ही लोग बना रहे हैं लॉस, लेकिन नॉट डायरेक्टली, थ्रू आर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब वो कंट्रीज जहां पे लोग खुद से लॉस बनाए, नॉट पार्लियामेंट, आपस में लोग खुद वोटिंग करें, खुद बिल पास करें और तब वो लॉ बनेगा, दे कॉल्ड अंडर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। और इसका एग्जांपल एक कंट्री है स्विट्जरलैंड, ठीक है, बिकॉज साइज छोटा है कंट्री का और ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मिटी है हर चीज में, ठीक है, तो वहां पॉसिबल है। कंट्री लाइक इंडिया, ह्यूज पॉपुलेशन एंड ह्यूज डाइवर्सिटी, तो इट इज नॉट फॉर अस, ठीक है। अब एग्जैक्टली डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है काम करती कैसे? रिमेंबर, इसके भी अपने 4 टूल्स हैं, ठीक है। नंबर 1, रेफरेंडम, सुना नाम इसके बारे में कभी? रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, ठीक है। So Sikkim was formed by plebiscite, right? It merged into India. India. Recall and at the end initiative, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस किसकी होती हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसीज की, ठीक है। नाउ सी, लेट्स से अगर गवर्नमेंट कुछ भी डिसाइड करना चाहे, बट डिसाइड करने से पहले वो चीज कहां रखे? इन फ्रंट ऑफ पीपल, कि भाई ये रूल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसके रिगार्डिंग कोई लॉस पास होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। अब रेफरेंडम और प्लेबिसाइट दोनों का मेथड तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अलग। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल जो आपके रूल्स होते हैं रिगार्डिंग टू एनी स्पेसिफिक इशू, जब गवर्नमेंट उसको रखती है फॉर पब्लिक वोटिंग, इट इज कॉल्ड रेफरेंडम, इट इज कॉल्ड रेफरेंडम। लेट्स अज्यूम कि कल को अगर इंडिया में यह बात आ जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर फॉलो नहीं किया इट इज क्राइम, तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर अगर गवर्नमेंट हमसे वोटिंग ले ले तो वो क्या होगा? रेफरेंडम। लेकिन जब मामला बहुत ही क्रिटिकल हो, ठीक है, स्पेशली टेरिटोरियल इश्यूज, कौन से इश्यूज? टेरिटोरियल, कि वेदर जम्मू एंड कश्मीर शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, अगर कल को यह कंडक्ट हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेबिसाइट। और रिमेंबर, जब यूएन ने पीस करवाया था 1949 में, यह एग्रीमेंट हुआ था, प्लेबिसाइट आज तक पेंडिंग है, और पाकिस्तान उसका ही आर्गुमेंट देता है कि इंडिया ने प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाया ही नहीं, देन हाउ दे कैन क्लेम देयर राइट्स ओवर पीओके। अब समझ में आया? तो प्लेबिसाइट में यह होना था कि वॉर रुकने वाला था,
और पूरे JN के वोटिंग होती कि कहां रहना है आपको, इन इंडिया और पाकिस्तान, और अकॉर्डिंगली JNK का फ्यूचर डिसाइड होता। व्हाट नेहरू सेड, किसी जब तक POK जो आज का एरिया है, जब तक वहां से पाकिस्तानी आर्मी नहीं हटेगी तो फ्री एंड फेयर वोटिंग हो पाएगी क्या? नहीं। तो ही पुट अ कंडीशन कि पहले आर्मी हटे तब क्या करेंगे हम लोग, प्लेबिसाइट। जब वहां होगा तब यहां भी होगा, ना तो वहां हुआ ना तो हमने यहां किया, एंड दैट्स हाउ पाकिस्तान यूज इट एज अ आर्ग्यूमेंट आज भी, ठीक है, टू जस्टिफाई देयर रूल ओवर दोज एरियाज। फिर कौन सा आता है, रिकॉल एंड इनिशिएटिव। देखो इनिशिएटिव क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से ना हो के इनिशिएटिव, लोग ले इनिशिएटिव, कि कल को लोग डिसाइड करें कि हमको इस मुद्दे पे एक लॉ चाहिए, दे विल टेल पार्लियामेंट लॉ बनाओ इस इशू के ऊपर, इट इज कॉल्ड व्हाट, इनिशिएटिव, ठीक है। एंड रिकॉल मतलब क्या, ये अच्छा MP नहीं है, बुलाओ उसको वापस, मतलब बीच टेन्योर में MPs का कैंसल कर देना मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज कॉल्ड रिकॉल। समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखो इंडिया में ये चीज है ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राम पंचायत, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राम पंचायत में होता ही है, ठीक है, कि अगर न्यू ग्राम पंचायत आ चुकी है और उसने अपना 2 साल पूरा कर लिया है, एंड इफ पीपल थिंक, ग्राम सभा, कि दैट पर्सन इज नॉट सुटेबल इनफ, they can pass a resolution and they can remove that sarpanch. हाँ नहीं, लेकिन ये वाला है ना प्रोविजन कि 2 साल लोगों ने जज कर लिया और वो नहीं लगते हैं ठीक है, वो दे कैन डू व्हाट, रिकॉल, ठीक है। तो ये सब किसके टूल हो गए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। हमने क्या अडॉप्ट किया है, इनडायरेक्ट, ठीक है, जिसमें फर्दर 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक यूएसए, एंड वन इज योर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, नाउ हमने कौन सा फॉलो किया, कोई बताएगा डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बीच में? बी प्रेजेंट। यस, डिफरेंस बिटवीन बोथ फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 1, ठीक है, कि भाई in this kind of democracy like USA, president is a real head, but in the parliamentary democracy like India, हमारे यहां पे प्रेसिडेंट क्या है, सिर्फ रबर स्टैम्प, नॉमिनल हेड बोलेंगे रिस्पेक्टेड वर्ड में। नाउ आई फियर समटाइम्स, ये लेक्चर्स YouTube पे अवेलेबल है। ठीक है, नॉमिनल हेड कौन हो गया, प्रेसिडेंट, एंड हु इज अ रियल हेड, प्राइम मिनिस्टर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। दूसरा देखो, रिमेंबर इन दिस कंट्री, इस सिस्टम के अंदर ना जो एग्जीक्यूटिव होती है गवर्नमेंट, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है टुवर्ड्स पार्लियामेंट, कि ये कोई भी एक्शन करे, दे आर नॉट आंसरेबल, दे आर नॉट आंसरेबल। हमारे यहां पे क्या है, इफ गवर्नमेंट डू एनीथिंग, मिनिस्टर और PM हैव टू गिव द आंसर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा, ठीक है। वहां की जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट, कांग्रेस जिसे हम बोलते हैं, दे कैन नॉट रिमूव द प्रेसिडेंट, मतलब गवर्नमेंट को गिरा नहीं सकती। बट हमारे यहां पे क्या है, जिस दिन गवर्नमेंट ने लूज कर दिया मेजोरिटी, कहां पे, लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट गई, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ मेजर डिफरेंसेस किसमें, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर। हमने कौन सा फॉलो किया, पार्लियामेंट्री, ठीक है। अब देखो, जब भी हम बात करेंगे आखिरकार इंडिया में जो पूरा सिस्टम काम करता है, ठीक है, ऑफ द इलेक्शंस एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो ये समझा कि भाई हमने फॉलो किया है ये वाला मेथड, ठीक है। अब ये मेथड काम कैसे करता है, राइट,
एक टर्म आता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। कौन सा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अपने आप में नाम बहुत डिफिकल्ट है, बट एप्लीकेशन क्या है? बहुत ही इजी, बहुत सिंपल है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, चलो यहां समझते हैं इस पेज पे आके। भाई नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जो मेथड फॉलो करते हैं इलेक्शन का, ठीक है, कुछ वर्ड्स यूज करेंगे उसके लिए। नंबर 1 जो हमने बात की, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP, नंबर 1। एक और टर्म यूज करते हैं यहां पे, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। कौन सा? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो हमारे यहां पे जो भी इलेक्शंस होते हैं उनमें इन दोनों ही मेथड्स का यूज किया जाता है। मतलब क्या है समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहां पे अगर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होनी होती है, राइट, गवर्नमेंट रिक्वायर्ड व्हाट? मेजॉरिटी सीट्स। कहां पे? किस हाउस के अंदर? लोअर हाउस, अपर हाउस? लोअर हाउस। ठीक है, जिससे हम यहां पे सेंटर में क्या बोलते हैं? लोकसभा, और स्टेट में क्या बोलते हैं उसको हम? विधानसभा। समझाइए। अब ये मेजॉरिटी सीट्स कहां से आती हैं? सी, ये सीट्स एलोकेट होती हैं उस पूरे स्टेट में या पूरे कंट्री में। ठीक है, अगर हम बात करें, लेट्स अगर होने वाला है महाराष्ट्र स्टेट का इलेक्शन। किसका? महाराष्ट्र स्टेट का इलेक्शन। तो ये सीट्स कहां से आएंगी बताएं? इन सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना के। मतलब ये जो हमारा पूरा स्टेट है किसका? महाराष्ट्र का, इसको डिवाइड किया जाएगा किसमें? मल्टीपल टेरिटरीज के अंदर। किसमें? मल्टीपल टेरिटरीज के अंदर। ठीक है, और हर जो एक टेरिटरी होगा वो अपने आप में क्या होगा? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब हर एक टेरिटरी को एक सीट एलोकेट की जाएगी, एक सीट एलोकेट की जाएगी। अगर ये है तो इसको एक सीट, इसको एक सीट, और ऐसे ही कितनी सीट्स है विधानसभा में हमारी? 288। मतलब महाराष्ट्र का जो पूरी ज्योग्राफी है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? उसको 288 पार्ट में डिवाइड किया गया। समझ में आया? ठीक है, तो डिवाइड क्या हुई है? ज्योग्राफी, नॉट द पीपल। सेपरेट इलेक्टोरेट याद है क्या? ठीक है, इसलिए मैं डिफरेंस क्रिएट किया मैंने यहां पे। तो डिवाइड क्या हुई? हमारी पूरी ज्योग्राफी। ठीक है, और हर एक जो ये टेरिटरी अपने आप में क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मतलब यहां से एक मेंबर कहां आएगा इलेक्ट होके? विधानसभा के अंदर। और फिर जिस पार्टी को मैक्सिमम ज्योग्राफी से सीट्स मिलेंगी वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। क्लियर हुआ ये चीज ना? जब भी ये बात आती है कि हमने ये 288 जो डिवीजन की है किसके? महाराष्ट्र के अंदर बनाए वो एरियाज, पैरामीटर क्या होता है इसका? कि 288 एरियाज कैसे फॉर्म कर दिए? बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। बेस्ड ऑन क्या करते हैं बताए? एक निकालते हैं एवरेज कि चलो इन महाराष्ट्र 20 लाख की जहां पर होगी पॉपुलेशन वहां पे कितनी सीट होगी? एक। समझ में आया? और फिर ऐसे ही जहां पे 20-20 लाख होते गए वहां पे क्या फॉर्म कर दिया हमने? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो इट मे बी 10 लाख और इट मे बी 20 लाख, जो भी डिसाइड हो स्टेट के अंदर। तो इस तरीके से हमने क्या किया? पूरे स्टेट को डिवाइड कर दिया किसमें? इनटू डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, राइट। अब जो भी बंदा यहां से जीत के आएगा, राइट, वो किसे करेगा रिप्रेजेंट? किसी एक कम्युनिटी को करेगा क्या? वहां पे वो उस पूरे टेरिटरी को करेगा वहां पे रिप्रेजेंट। समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। और उस टेरिटरी के अंदर सारे लोग रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस, सबके इंटरेस्ट वो सर्व करेगा। दैट पर्सन जो चुन के आएगा उस स्पेसिफिक टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो भाई, तो स्टेट को डिवाइड कर दिया हमने 288 पार्ट्स में। ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इक्वल टू 1 सीट इन विधानसभा, राइट।
अब जब यहां पे कंडक्ट होंगे इलेक्शंस, तो भाई हर पार्टी को हर सीट पे अपना एक एक कैंडिडेट नॉमिनेट करना पड़ेगा कि ठीक है फ्रॉम दिस सीट ये कैंडिडेट लड़ने वाला है इलेक्शन, ठीक है। अब जितनी भी कैंडिडेट्स नॉमिनेट होंगे फिर क्या होगा वहां पे अल्टीमेटली इलेक्शंस होंगे, और जिन जिन कैंडिडेट को टिकट मिला पार्टी का या सम ऑफ देम जो इंडिपेंडेंटली जिन्होंने फाइल किया अपना नॉमिनेशन, ठीक है, क्या करेंगे लोग उनको इलेक्ट। अब लेट से किसी जगह पे 6 कैंडिडेट्स है इन द इलेक्शन, कितने 6 कैंडिडेट्स, तो ये बताओ भाई सीट तो एक ही है और कितने आएगा इंसान वहां से, एक ही जीत क्या सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर किसी को जीतना हो जिस भी कैंडिडेट को, उस एक कैंडिडेट को कितने वोट चाहिए रहेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, बस खत्म। +1। अरे भाई मैक्सिमम मतलब क्या होता है, वो जो तुम बोल रहे हो मेजॉरिटी होता है, मेजॉरिटी और मैक्सिमम अलग सिनेरियोस है। मेजॉरिटी क्या होता है 50% +1, मैं क्या बोल रहा हूं मैक्सिमम, नींद से बाहर आओ। वो 50+1 किसको बोला जाता है? नहीं सीट्स के अंदर यहाँ पे वो अलग मामला है, तुम वहां मत लेके जाओ। नहीं वो समझा मुझे कौन सा इन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है, होता है। तो अब देखो यहां पर जब इलेक्शंस होंगे, ठीक है, लेट से इन 6 कैंडिडेट्स में एक को मिला वोट लेट से 30%, कितना वोट मिला 30%, ठीक है, एक को मिला 20%, कितने बचे 4, ठीक है, मतलब फिर ये मान लो कि किसी को 15, 10 ऐसा मिला परसेंटेज वहां पे। अब इनमें से किसी को भी मेजॉरिटी वोट मिले हैं क्या, नहीं, बट किसको मिला मैक्सिमम 30% वाले को, ये यहां से क्या होगा इलेक्टेड कैंडिडेट, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतने के लिए यू विल बी रिक्वायरिंग मैक्सिमम वोट नॉट द मेजॉरिटी वोट। समझ में आया? तो जिस कैंडिडेट को क्या मिल जाएगा मैक्सिमम वोट, वो हो जाएगा वहां से इलेक्टेड, ठीक है। और ये चुनाव कंडक्ट कहां पे होंगे, सारे 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, ठीक है। तो मतलब 288 जो टेरिटरीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले 288 मेंबर्स होंगे जो कहां जाके बैठेंगे इन विधानसभा। अब उसमें यह चेक होगा कि इन 288 में से किस पार्टी के पास मेजॉरिटी है। अब टर्म क्या यूज करोगे आप, मेजॉरिटी, वहां क्या यूज किया था मैक्सिमम, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन से मेथड से होते हैं, फर्स्ट पास दी पोस्ट, जहां पे जो भी कैंडिडेट मैक्सिमम वोट सिक्योर करेगा वो हो जाएगा वहां से विन, ठीक है। लेकिन जब बात विधानसभा के अंदर गवर्नमेंट बनाने की आएगी तब क्या चाहिए होगा आपको, मेजॉरिटी सीट्स 50% +1। समझ में आया, ठीक है। तो इस टाइप से हमने कंडक्ट किया इलेक्शन। फर्स्ट समझा बेसिक पार्ट, ठीक है। ना पता है कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे कुछ अलग ही वे में होता है इलेक्शन, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, PRSTV, ठीक है। बहुत खतरनाक वर्ड है लेकिन समझते हैं उसको सिंपल वे में, बिकॉज जो एक कंट्री है इजराइल, वहां पे वो सिस्टम है, ठीक है। नाउ सी इजराइल में क्या होता है बताएं, इजराइल को डिवाइड नहीं करते कभी भी, किस फॉर्म में, ठीक है, वहां पे इजराइल ही पूरा क्या है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। अब वहां पे ऐसा होता है कि जब लोग वोट करते हैं ना, ठीक है, लेट्स से कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 एंड कैंडिडेट 3, पार्टीज है मतलब ये सारी आपकी, दिस पार्टी गॉट 45% वोट्स, कितना 45%, दे गॉट 35%, ठीक है, कितना बचा 30 बचा रिमेनिंग, वो इनको मिल गया। रिमेंबर मैंने यहां पे नाम क्या लिया, पार्टी, नॉट अ कैंडिडेट। वहां जब वो जाएंगे चुनाव करने के लिए चुनाव में, तो वहां कोई नाम कैंडिडेट का नहीं होगा, वहां नाम होगा कांग्रेस, बीजेपी एंड एनसीपी, इस टाइप से। सो दे वोट फॉर पॉलिटिकल पार्टी नॉट फॉर द कैंडिडेट। समझ में आया? अब होगा क्या, ये अज्यूम करते हैं कि इजराइल की जो पार्लियामेंट है वहां सीट्स कितनी है टोटल 100, अज्यूम करते हैं ये।
तो अब होगा ये कि जिन जिन पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले हैं उनको उतनी सीट वहां मिल जाएगी। हाँ, 100 का 45 कितना परसेंटेज होगा? 45। फिर ठीक है, उसको बढ़ा दो, वेट, ठीक है, 45 35, ठीक है, 20 कर दो। तो भाई 45 सीट्स किसको? पार्टी 1 को। 35 सीट्स किसको मिलेंगी? पार्टी 2 को। और 20 सीट्स किसे मिलेंगी? पार्टी 3 को। समझ में आया? यहां पे कैंडिडेट कौन जीत के डज नॉट मैटर। यहां पे पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले उसके अकॉर्डिंगली उन्हें सीट्स कहां मिलेंगी? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, देखो नो, इंडिया में ऐसा होता है कि बहुत बार एक पार्टी जिसके पास मैक्सिमम वोट तो होता है बट सीट्स नहीं होती हैं। मैंने क्या बोला? वोट्स तो है बट सीट्स नहीं है। अज्यूम ये करते हैं, लेट से मराठा मेजॉरिटी, ठीक है। अब भाई इन महाराष्ट्र मराठास अच्छे खासे नंबर में है, नो डाउट, ठीक है, बट दिक्कत क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना 288 सीट्स में। अगर वो सिर्फ ऐसा होता कि नहीं 50 सीट्स में वही लोग मेजॉरिटी में है तो होता क्या? वो वहां से मैक्सिमम वोट देते अपने कैंडिडेट को और उनका बंदा चुन के आ जाता। प्रॉब्लम क्या है? वो नंबर तो अच्छी खासी है उनकी, लेकिन वो क्या है? वो सब जगह पे डिवाइडेड है। मतलब वो किसी भी एक जगह पे या 10 जगह पे डोमिनेंट नहीं है कि सब कुछ उनके वोट पे डिपेंड करता है। दिक्कत क्या है? वो क्या है? डिवाइडेड। तो भले ही एज अ वोट वो बहुत अच्छा खासा वोट किसी को दे, 35% का उनका वोट बैंक का अप्रोक्स है महाराष्ट्र के अंदर, 35%। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है कि क्या मराठास किसी एक या 10 सीट के अंदर है कॉन्सेंट्रेटेड? क्या नहीं, नंबर अच्छा खासा है बट अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना वो, तो पावर क्या हो जा रही है? डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया? तो भले वोट उन्होंने किसी एक पार्टी को दिया हो, पता है बीच में एक आया था, एक बंदे का नाम था मनोज जरांगे पाटिल, दैट एक्टिविस्ट, ठीक है, इवन ही आल्सो प्लान्ड फॉर इलेक्शंस बट एट द लास्ट मोमेंट विड्रॉ कर लिया उन्होंने। क्यों पता है? ये प्रॉब्लम हमारे यहां पे एग्जिस्ट करती है। उनको ये था कि अकेले मराठा वोट बैंक के नाम पे वी कैन नॉट विन द इलेक्शंस। क्यों? मराठास किसी एक सीट पे नहीं है, मराठा क्या है? पूरा डिवाइडेड है ना। और हमारे यहां वोट की वैल्यू नहीं होती, हमारे किसकी वैल्यू होती है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की। किसकी? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की। लेट से पूरे जो महाराष्ट्र के मराठास हैं, कितना? 35%। सब किसको वोट दे देते? उसी बंदे को, मनोज जरांगे पाटिल को। लेकिन वो तब भी सीएम बन पाता क्या? नहीं, बिकॉज हमारा वोट नहीं, हमारा मैटर करता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, अगर मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज से उसके मेंबर इलेक्ट होके वहां पहुंच जाए तो क्या बन जाता? सीएम, राइट। अब 35% वोट जो है वो कहां पूरा डिवाइडेड? पूरे स्टेट के अंदर, ठीक है भाई, विदर्भा में, मराठवाड़ा में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, नॉर्थ महाराष्ट्र में। समझ में आ रहा है? तो लेट्स अगर यहां मराठा है 2%, यहां है 5%, तो वो सीट जीत पाएंगे वो लोग? नहीं ना। ठीक है, पूरा स्टेट के कितना मिला के वो लोग? 35%। लेकिन किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में भरपूर भरे हुए क्या वहां पे? नहीं, तो इसीलिए वो सीट जीत नहीं पाएंगे। और हमारे यहां पे हम क्या फॉलो करते हैं? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। भाई जो सीट जीत के आएगा वो मैटर करेगा, ना कि किसने कितना परसेंट वोट पाया ओवरऑल स्टेट लेवल पे। समझ में आया? तो स्टेट लेवल पे परफॉर्मेंस क्या है डज नॉट मैटर। एक पार्टी सुना होगा मायावती के बारे में, सुना है? हाँ, इमेजिन करो दे एक्चुअली सिक्योर्ड ऑलमोस्ट 30% वोट्स इन लास्ट विधानसभा इलेक्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश, हैविंग लेस देन 10 सीट्स इन द विधानसभा ऑफ उत्तर प्रदेश। 403 में सिर्फ 10 सीट है उनके पास और 30% वोट्स मिला है। दिक्कत क्या है? वो वोट्स क्या है? पूरे यूपी में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अगर वो सिर्फ किसी एक एरिया में होता तो वो सीट्स के ऊपर उसको विन करवा भी देते, लेकिन वो कैसा है? छोटे छोटे नंबर्स में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है। और हम फॉलो कौन सा करते हैं मेथड? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो उनकी जो वोटिंग पावर है वो किसी एक या 10 सीट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है ना, वो डिस्बर्स्ड है।
हाँ, अगर हमारा सिस्टम कौन सा होता है, इजराइल वाला, तो पॉसिबली क्या होता है, उनकी पार्टी के पास 30% सीट्स हो जाती, मतलब 120 सीट्स। कितनी सीट्स? 120। बट हमारे यहां पे हम फॉलो क्या कर रहे हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वो मैटर करेगी एट द एंड। समझ में आया डिफरेंस नंबर ऑफ वोट्स एंड नंबर ऑफ सीट्स का? तो इंडिया में सिस्टम अलग है, इजराइल में अलग है, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। समझा? ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए अपन ये रोकते हैं, राइट? नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे इसे पूरा। आते हैं ना, उस पर पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा चलेगा उस पर डिस्कशन। हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब समझ में आएगा वो।